एससीबी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कर रहे हैं, जो कि एससीबी का चैप्टर नंबर जो है 18 है। तो यहाँ कहानी ये है कि आपको एक कनकेव मिरर दिया गया है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दे दिया गया है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी दे दी गई है और आपको क्या निकालना है, इमेज की पोजीशन। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि हम मिरर फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। एक छोटी सी चीज इसका हमें ध्यान रखना है, वो है साइन कन्वेंशन। अब चूंकि ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आगे की ओर जाएगा तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और चूंकि ये कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या हो जाएगा, यहां फोकल लेंथ। जैसे ही आप वैल्यू रखोगे v आपको माइनस में यानी कि 60 आ जाएगा। तो नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही साइड फॉर्म होगा। और ये बात तो पहले ही स्पष्ट था, चूंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वह कहां पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में दिया गया। तो ये तो क्लियर था कि इमेज की जो पोजीशन होगी वो बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो यही था इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 है एससीबी का ये, और यहाँ पे कहानी ये है कि आपको एक कनकेव मिरर दे दिया गया फिर से एक बार, और ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी गई है और इमेज की हाइट भी दे दी गई है। और इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है कि स्क्रीन पे, और हम सबको पता है कि स्क्रीन जो है वो हमेशा क्या करता है, रियल इमेज को कैप्चर करता है, इनकी रियल इमेज फॉर्म करेगा। तो कहानी ऐसी है कि एक कनकेव मिरर ले लेना है, एक स्क्रीन ले लेना और बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा गया और ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको निकालनी है और साथ में आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ भी निकालना है। तो देखो स्पष्ट है कि मिरर फॉर्मूला हम आप उपयोग करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद होगा मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, जो कि इक्वल होता है इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट का। अब चूंकि इमेज का हाइट भी दे दिया गया, ऑब्जेक्ट का हाइट भी दे दिया गया है, और यह भी पता है कि सेम साइड जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज भी फॉर्म होगा। तो केवल यहां प्रॉपर वे में आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक चीज हमने बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा, और सॉरी ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो पॉजिटिव लेंगे और बिलो जो है वो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो यहां पे इमेज की हाइट आपको नेगेटिव रखना है, ऑब्जेक्ट की हाइट को पॉजिटिव रखना है। कहां पे, फॉर्मूला m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट में। अच्छा, यहां प्रॉपर वे में सबको रखना है, u हमेशा नेगेटिव लेंगे जैसा कि आपको पता है। तो यहां आपको u मिल जाएगा, ठीक है। अब रह गया फोकल लेंथ, तो मिरर फॉर्मूला हमारे पास है, मिरर फॉर्मूले में u आपके पास है, v भी आपका पहले ही दिया गया था 5 मीटर, चूंकि स्क्रीन जो है जितनी दूर होगा वहीं पे इमेज फॉर्म होगा। तो जब आप वैल्यूज रखोगे तो यहां पे आपको फोकल लेंथ भी मिल जाएगा। एससीबी का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और कहानी यहाँ ये है कि आपके पास फिर से एक बार एक कनकेव मिरर है और फोकल लेंथ भी दे दिया गया है, और कहा गया है कि वो पोजीशन या पोजीशंस निकालो ऑब्जेक्ट का जहां पे इमेज की जो साइज है यानी कि जो हाइट है वो क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या हो जाए, वो डबल हो जाए, ऑब्जेक्ट की साइज से क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो हमें पता है कि ये 2 बार हो सकता है, एक बार रियल कंडीशंस में यानी कि रियल इमेज भी डबल हो सकता है और एक बार वर्चुअल केस में भी हो सकता है। तो मिरर फॉर्मूला तो हमें लगाना ही लगाना है, साथ में मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो चूंकि यहाँ डबल हो रहा है इसका मतलब है कि मैग्निफिकेशन 2 हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। बस ध्यान ये रखो कि +2 एक बार लेना है और एक बार -2। +2 कब, जब वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, और -2 कब, जब वो रियल इमेज फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे आपको u का 2 वैल्यूज मिल जाएगा, और ये तो हमें पहले ही पता था कि इमेज का साइज डबल कब होगा, जब बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पोजीशन होगी और एक पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो भी उसका साइज डबल होगा। बस अंतर ये होगा कि एक बार रियल फॉर्म होगा और एक बार वर्चुअल फॉर्म होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। एचसीबी का क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और पहली बार हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर आया है, और कहानी ये है कि आपको ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों दे दी गई है, और आपको क्या पता लगाना है, u यानी कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ठीक है, और फोकल लेंथ भी दे दिया गया। तो देखो कन्वेक्स मिरर में हमने आपको बताया था कि फोकल लेंथ हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, और कन्वेक्स मिरर जो है इमेज भी जो है हमेशा वर्चुअल फॉर्म करता है, तो v क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ एक बार आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू रखोगे। एक चीज ध्यान रखो कि जब तक आप वैल्यू ना रखें तब तक आप उसका साइन का इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है। बाकी मिरर फॉर्मूला हमारे पास है ही, यहाँ पे अब कैलकुलेशन है, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से वैल्यू रखते हो, है ना। फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेना है क्योंकि कन्वेक्स मिरर है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ v बाई यू की वैल्यू या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे भी आप वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, u मिल जाएगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच।
एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 5 है ये, और थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है ये कह के कि हम लोग एक बॉल बियरिंग का यूज करें। अच्छा, तो बॉल बियरिंग जो होगा उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कैसा होगा? कन्वेक्स होगा। तो एक तरह से हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है ना, और उसके सामने एक कैंडल फ्लेम रखा गया है, और उसकी जो है साइज यानी कि ऑब्जेक्ट हाइट आपको दे दिया गया है, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी दे दी गई है। और यहां दो सवाल पूछा गया है, एक है इमेज की पोजीशन और दूसरा है इमेज की हाइट। तो अब ये तो स्पष्ट है कि हम यहां मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है साइन कन्वेंशन। और फोकल लेंथ जो है, चूंकि ये कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ हम पॉजिटिव रखेंगे, है ना। और यू क्या लेंगे? यू तो हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो यू की वैल्यू और एफ की वैल्यू जब आप रखोगे तो यहां आपको वी मिल जाएगा। अच्छा, वी पॉजिटिव मिल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? ये तो मिलना भी चाहिए, है ना, क्योंकि हमें पता है कि कन्वेक्स मिरर जो है हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है और वह मिरर के दूसरी ओर फॉर्म करता है, ठीक है। तो अब जो है एक चीज और रह गया, क्या है? इमेज की हाइट। तो उसके लिए फॉर्मूला है m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन का इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू माइनस v बाई यू। तो जब यहां वैल्यूज रखोगे तो यहां अच्छा इमेज हाइट भी पॉजिटिव मिल रहा है, मिलना भी चाहिए, क्योंकि वर्चुअल जो होता है इमेज वो हमेशा क्या होता है? इरेक्ट होता है और अपराइट होता है। तो इस तरह से हमारे पास इमेज की पोजीशन भी मिल गई और इमेज का हाइट भी मिल गया। तो सिंपल क्वेश्चन था ये। एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 6 है ये, और फिर से एक बार हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है और आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी गई है, साथ में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे दिया गया है और फोकल लेंथ भी दे दिया गया, और निकालना क्या है? इमेज की पोजीशन, इमेज का जो साइज है यानी कि हाइट निकालना है, और साथ में आपको उसके नेचर के बारे में भी बताना है। तो देखो, बिना सॉल्व किए हुए ही हमें ये पता है कि कन्वेक्स मिरर जो है वो कैसा इमेज फॉर्म करता है? हमेशा वर्चुअल फॉर्म करता है। अच्छा, चूंकि वो वर्चुअल है तो वो इरेक्ट भी होगा, वर्चुअल भी होगा, इरेक्ट भी होगा और दूसरे साइड होगा। तो बिना हम सॉल्व किए हुए ये चीज यानी कि नेचर हम पता लगा लिए। अब है कि मिरर फॉर्मूला हमारे पास है, यहां आपको एफ फोकल लेंथ दे दिया गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया गया है, और साइन का आपको पता ही है कि फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेंगे और यू क्या रखेंगे? यहां पे नेगेटिव रखेंगे। तो दोनों वैल्यूज आप रखोगे फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मिरर फॉर्मूले में, तो आपको क्या मिल जाएगा? इमेज की पोजीशन यानी कि वी मिल जाएगा। अच्छा, पॉजिटिव मिल रहा है, मिलना भी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि कन्वेक्स मिरर में हमेशा ऑब्जेक्ट की दूसरी ओर इमेज फॉर्म करता है। और अब रह गई बात इमेज की हाइट की, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा लेंगे, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। यहां से आपको इमेज की हाइट निकल जाएगी, और पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आना भी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉर्म हो रहा है यानी कि सीधा हो रहा है ना, क्योंकि इन्वर्टेड जो है वो केवल रियल इमेज फॉर्म करता है, और वो कब होता है? जब हम कनकेव मिरर के केस में ऐसा हुआ था। तो कन्वेक्स मिरर में तो स्पष्ट था कि नेचर हमेशा जो होगा इमेज का वो क्या होगा? वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और इमेज की पोजीशन हमने निकाल ही लिया है। तो यही था इस सवाल का जवाब। थैंक यू सर। एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 7 है ये, और हमारे पास जो है एक मिरर है, कनकेव मिरर है, जिसका आपको फोकल लेंथ दे दिया गया है, और यहाँ एक यू शेप का वायर है। क्वेश्चन यहाँ ये है कि आपको पूरे वायर के इमेज का लेंथ निकालना है। तो कहानी तो बड़ा सिंपल है, लेकिन क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होगा, और इसको हम पार्ट वाइज करेंगे। जैसे यू शेप का अगर वायर है तो एक जो सबसे मिरर के नजदीक होगा उसको हम एक हाइट मान के उसका अलग से हम जो है इमेज का हाइट निकालेंगे। फिर जो दूसरा जो वायर होगा उसका इमेज का हाइट निकालेंगे, और जो ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो वायर है उसका हम लेंथ निकालेंगे इमेज का। तो यहाँ पहला काम क्या करना है कि इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट का जो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, वो करके हम एक जो नियर बाई साइड का है उसका हमें क्या निकालना है? इमेज हाइट। ठीक है, दूसरी बार दूसरे का निकालना, साइन कन्वेंशन पता ही है, मिरर फॉर्मूला हमें रखना है, यहां से दोनों साइड का मिल जाएगा। अब रह गया कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो वायर है, तो उसमें से आप देखो कि एक पोजीशन एक एंड का ले लो जो नियर टू द मिरर है, और वहां मिरर फॉर्मूला लगा लो। तो यू आपको दे दिया गया है एक तरह से, है ना, फोकल लेंथ भी दे दिया गया, तो वी आपको मिल जाएगा। उसी तरह से दूसरा साइड का जो एक्सट्रीम पॉइंट है उसका भी वी निकाल लीजिए, है ना। अब मान लीजिए एक का वी डैश है और एक का वी डबल डैश है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो वायर गया उसका लेंथ मिल जाएगा। अच्छा, दोनों साइड जो वर्टिकल साइड है उसका तो हम पहले ही इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट करके हम निकाल चुके हैं। अब जो है इन तीनों को ऐड ऑन करना है, और इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। भले ही कैलकुलेशन यहां थोड़ा लेंदी हो, लेकिन ध्यान से देखो तो कैलकुलेट बस सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, साइन कन्वेंशन का आपको यूज करना है, और इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।
एससीवी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है ये। और हम लोग सेविंग के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कनकेव मिरर का, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में भी है। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको u दे दिया गया है और निकालना क्या है, फोकल लेंथ। तो बड़ा ही सिंपल रह गया क्योंकि हमें पता है कि मिरर फॉर्मूला हमारे पास है 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पे केवल ध्यान क्या रखना है कि मैग्निफिकेशन जो है वो क्या दिया गया है, 1.4 टाइम्स इनलार्ज है। तो m = -v/u = इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। तो यहाँ आपको -v/u जो है 1.4 या यूं कहो कि v/u जो है -1.4 मिल गया। अब जो है आपके ऊपर है कि कैलकुलेट इसको आप कैसे करते हैं, है ना। मिरर फॉर्मूले में आप वैल्यूज रखेंगे तो यहाँ आपको f आ जाएगा। अच्छा, f यहाँ नेगेटिव में आ रहा है, आना भी चाहिए क्योंकि कनकेव मिरर है और हमें पता है कि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। तो यही था इस सवाल का जवाब। थैंक यू सो मच। एससीवी का क्वेश्चन नंबर 9 है ये और चांद पे सवाल है। चांद का यानी कि मून का डायमीटर आपको दे दिया गया है और आपको क्या निकालना है, उसका जो इमेज फॉर्म होगा कनकेव मिरर के सामने, उसके डायमीटर का यानी कि इमेज के डायमीटर का आपको साइज निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अब चूंकि मून जो है इनफाइनाइट अवे है फ्रॉम द मिरर, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि u यहाँ क्या हो गया, इन्फिनिटी। अच्छा, अगर u इन्फिनिटी है इसका मतलब है कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, फोकस पे फॉर्म होगा। तो एक तरह से हमें को क्या मिल गया, v मिल गया, यानी कि इमेज की पोजीशन मिल गई। क्योंकि क्वेश्चन में फोकल लेंथ दे ही दिया गया है तो वो इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, इमेज के पोजीशंस का। अब जो है फटाक से क्या लगा लो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m = -v/u। अच्छा, v हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि f के बराबर होगा। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लोगे, तो मून और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक तरह से यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो अब जो है इमेज हाइट में क्या ले लेंगे, डायमीटर का हाइट ले लेंगे जो हमें निकालना है। और डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट आप उसको क्या मान लेंगे, एक तरह से ऑब्जेक्ट की हाइट की मान लेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे डायमीटर ऑफ जो है इमेज का मिल जाएगा। तो यही था इस सवाल का जवाब। थैंक यू सो मच। एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 10 है ये और कहानी ये है कि एक जो है कनकेव मिरर दिया गया है, उसका फोकल लेंथ दे दिया गया है और 30 सेंटीमीटर अवे एक मान लो कि रस्सी को हम सर्कुलर मोशन में, इस तरह से वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करवा रहे हैं, ठीक है। और हमें निकालना है कि रेडियस जो होगा, जो इमेज का होगा वो क्या होगा, है ना। तो एक तरह से इमेज की हाइट आप मान लो निकालनी है। अब देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला हमारे सामने है, u 30 दे ही दिया गया है ना। साइन कन्वेंशन भी हमें पता है कि u हम नेगेटिव लेंगे और कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ भी यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हमें v मिल गया। अच्छा, जब v मिल गया तो मैग्निफिकेशन भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो m = -v/u। अच्छा, v और u है तो मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होता है, तो इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। अब यहाँ ध्यान दो कि जो हाइट है ऑब्जेक्ट का वो क्या ले लेंगे, रेडियस जो ओरिजिनल है, और जो इमेज का हाइट होगा एक तरह से वो रेडियस ऑफ इमेज हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ इमेज अपॉन रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m, और m हम निकाल चुके हैं -v/u, यानी कि इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करके। तो यहाँ सिंपली आप जो है रेडियस ऑफ जो है सर्कल का निकाल सकते हैं, इमेज का रेडियस आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे सिर्फ कैलकुलेशन है, आप इसको कीजिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। का क्वेश्चन नंबर 11 है ये और बहुत बढ़िया सवाल है। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, एक कनकेव मिरर टाइप का एक पॉट है जिसमें म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वाटर h हाइट तक फिलअप है और पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें, किस हाइट पे रखें जिससे कि इमेज और ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक ही हो। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि एक ही ऐसी जगह है सेंटर ऑफ कर्वेचर जहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह फॉर्म होगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि चूंकि ये वाटर है और वाटर एक तरह से डेंसर मीडियम है, तो लाइट जब ऑब्जेक्ट से पास होगा रेयर से डेंसर तो टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होगा, तो एपरेंटली ऐसा लगेगा कि वो थोड़ा की ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया। तो हमें करना क्या है कि एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ना रख के थोड़ा सा बिलो मान लेते हैं ओ पॉइंट पे रखें और वाटर सरफेस के को मान लेते हैं x है, तो OX जो हो गया एक तरह से आपका रियल एक पोजीशन हो गया। और जब वाटर से लाइट पास होगा तो एक तरह से आपको कैसा लगेगा कि एपरेंटली कहां पे शिफ्ट हो गया, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो एक तरह से हमें एपरेंट डेप्थ हमें पता चल गया है ना। एपरेंट डेप्थ क्या लेंगे, तो r-h ले लेंगे क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज फॉर्म होना चाहिए, है ना फाइनली। और रियल डेप्थ हमें निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे को याद, आपको याद होगा कि म्यू जो होता है किसके इक्वल होता है, तो म्यू एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ के इक्वल होता है। तो रियल डेप्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो r-h में म्यू को डिवाइड कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक तरह से वो पोजीशन मिल जाएगी जहां पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन एक ही होगी। यही था इस सवाल का जवाब।
एससीवी का क्वेश्चन नंबर 12 है ये, और दो मिरर दिया गया है, दो कन्वर्जिंग यानी कि कनकेव मिरर दे दिया गया है, और दोनों के बीच में ठीक मिड पॉइंट पे एस सोर्स को रख दिया गया है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए वो सेपरेशन उन दोनों मिरर के बीच क्या हो जिससे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन एक ही होना चाहिए। तो यहां पे देखिए, एक बार तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वो जगह होगी जहां पे इमेज और ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे फॉर्म होगा। तो मान लेते हैं एफ फोकल लेंथ एक का दिया है, तो एक से 2f होगा, तो दूसरे मिरर से भी 2f होगा क्योंकि मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। तो 2f प्लस 2f कितना हो गया 4f, यानी कि एक डिस्टेंस 4f होना चाहिए बिटवीन अ मिरर जिससे कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही जगह पे फॉर्म हो। एक तो बात हो गई। दूसरा एक और यहां पे आंसर हो सकता है, अगर मान लीजिए हम f डिस्टेंस पे रखें, मतलब एक मिरर से f रखें तो दूसरे मिरर से भी f ही होगा, तो आप कहेंगे कि अगर हम फोकल लेंथ पे रखेंगे तो लाइट जो है वो क्या होगा, आफ्टर जो है रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगा, और जब वो पैरेलल हो जाएगा तो दूसरे मिरर से जब टकराएगा तो हमें पता है कि अगर वो लाइट अगर पैरेलल जाती है तो फिर से वो फोकस पे पास हो जाएगा। तो एक तरह से जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दूसरी बार फिर से वहीं पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो यहां पे f और f कितना हो गया 2f, तो यहां दो आंसर्स मिल गया, एक बार हम 4f और एक क्या हो गया 2f। डिस्टेंस बिटवीन जो मिरर होना चाहिए वो 4f होना चाहिए, तब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होगा और इमेज भी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होगा। और दूसरी बार अगर f 2f डिस्टेंस रखें तब भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन इमेज की पोजीशन एक ही होगी, चूंकि फोकल लेंथ पे अगर रखा हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल होता है, और पैरेलल अगर लाइट जा रही हो तो दूसरे मिरर से वो टकरा के वो फोकस से पास होगी। तो यही इस सवाल का जवाब था। थैंक यू सो मच। एससीवी का क्वेश्चन नंबर 13 है ये, और यहाँ पे आपको M1 एक कन्वर्जिंग मिरर मतलब कनकेव मिरर दिया गया है, और M2 जो है कन्वेक्स मिरर दे दिया गया। दोनों का फोकल लेंथ इक्वल है 20 सेंटीमीटर के, और सवाल पूछा गया है कि दोनों मिरर के बीच में क्या सेपरेशन होना चाहिए जैसे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन और सिंगल रिफ्लेक्शन के बाद जो है इमेज का पोजीशन जो है वो एक ही जगह हो। और दूसरा सवाल पूछा गया है कि M2 के लिए भी बताइए कि भी इमेज की पोजीशन क्या होगी। तो एक तरह से एक ही सवाल है ये। तो सबसे पहले हम M1 के लिए काम करेंगे, और M1 के लिए हमारे पास U जो है एक तरह से -30 हो गया, फोकल लेंथ जो है -20 हम रख लेंगे तो V -60 आ गया। तो अब ये जो इमेज है दूसरे मिरर के लिए अगर हम देखें तो उसके लिए भी मान लेते हैं कि वो दूसरी ओर बना है, और चूंकि एक कन्वेक्स मिरर है M2 तो उसका वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा एंड दूसरी ओर, तो उसको हम मान लेते हैं कि X है। अब जो है सोर्स से अगर M2 का डिस्टेंस देखें तो कितना हो जाएगा, तो आपने 30 पहले से है तो 30 - x जो हो गया एक तरह से M2 के लिए U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, और V क्या हो गया X। अच्छा दूसरी ओर है तो प्लस x ले लेंगे। तो फिर से एक बार हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, यहां से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलेगा और यहां x की दो वैल्यूज मिलेगा, एक 60 मिलेगा और एक 10 मिलेगा। 60 पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें दोनों मिरर एक जगह कॉन्साइड हो जाएंगे तो फिर सेकेंड टाइम जो है रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। तो दूसरा आंसर जो है वो 10 सेंटीमीटर वो राइट आंसर होगा। तो x जो है हो गया 10 सेंटीमीटर, एक तरह से दूसरे ऑप्शन का यानी कि B का राइट आंसर हो गया। अब जो है हमें डिस्टेंस बिटवीन मिरर निकालना है, तो ऑब्वियस है कि 30 - x यानी 30 - 10 कितना होगा 20। तो एक M2 से 20 सेंटीमीटर और M1 से कितना दिया हुआ था, पहले से ही दिया हुआ था 30, तो 30 + 20 क्या हो गया 50 सेंटीमीटर। यही ये सवाल का जवाब था, मतलब दो मिरर के बीच का सेपरेशन कितना होना चाहिए 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। का क्वेश्चन नंबर 13 है ये, और कहानी ये है कि आपके पास एक T थिकनेस का एक रेक्टेंगुलर स्लैब है और ये आइस का बना हुआ है। लाइट जो है 45 डिग्री से इंसिडेंट हो रही है और इनसाइड जो है 30 डिग्री से रिफ्रैक्ट हो रही है, और अब हमें पूछा गया है कि बताओ कितना टाइम लगेगा लाइट को इनसाइड द आइस पास होने में। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो स्नेल्स लॉ लगाना है, और मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक ये दूंगा कि आप जो है जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो उधर के ही साइन एंगल से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब है कि अगर एयर का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मानते हैं तो 1 × sin 45 डिग्री इज इक्वल टू म्यू आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू sin 30 डिग्री, चूंकि r जो है रिफ्रैक्टेड एंगल यहाँ पे क्वेश्चन में 30 डिग्री दिया है। यहाँ से म्यू मिल जाएगा, मतलब आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मिल गया। अब लाइट की स्पीड जो है वो आइस के अंदर क्या होगी, तो हमें पता है कि म्यू इज इक्वल टू क्या होगा c ओरिजिनल जो स्पीड है वैक्यूम में 3 × 10⁸ से म्यू से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा आइस के अंदर लाइट की स्पीड मिल गया, ठीक है v मिल गया। अब जो है
जो पाथ होगा एक्चुअल वो मान लेते हैं डी है, किसका, लाइट का। तो थिकनेस आपको 1 मीटर दिया गया है, तो डी कॉस 30 डिग्री, डी कॉस 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, थिकनेस यानी कि 1 के इक्वल हो जाएगा। यहां से आपको डी एक्चुअल पाथ जो है ट्रेवल जो लाइट कर रहा है वो आइस के अंदर वो मिल जाएगा। अब सिंपली आपको टाइम निकालना है, वेलोसिटी आपने निकाल ही लिया है, तो डिवाइड कर दीजिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वी, और वी किसके बराबर हो जाएगा, तो सी बाई म्यू के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से आसानी से आपको टाइम मिल जाएगा। एससीवी का क्वेश्चन नंबर 15 है और कहानी यहाँ ये है कि 1 मीटर लेंथ का एक पोल है जिसमें कि आधा यानी कि हाफ जो पोर्शन है पानी के अंदर है और हाफ पोर्शन पानी के बाहर है, और सनलाइट जो है 45 डिग्री एंगल से पड़ रही है। तो आपको बताना है कि शैडो का लेंथ क्या होगा। तो यहाँ देखो तो हाफ पोर्शन यानी कि 50 सेंटीमीटर पानी के अंदर डिप है, तो उसका तो लेंथ वही रहेगा, लेकिन जो ऊपर है यानी कि पानी के ऊपर जो है सनलाइट जब जाएगा तो लाइट के जब पास होगी रेयर से डेंसर तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट होगा। तो एक तरह से जो रिमेनिंग हाफ पोर्शन है जो पानी के ऊपर है उसका शैडो लेंथ थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसको लिए क्या करना है, सबसे पहले तो स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, है ना। तो स्नेल्स लॉ लगा के आपको क्या मिल जाएगा, चूंकि म्यू दिया गया है, आई इंसिडेंट एंगल भी पता है, तो आपको आर रिफ्लेक्टेड एंगल मिल जाएगा। जब आर आपको मिल गया तो आप सिंपल एक ट्रायंगल आप देख रहे होंगे फिगर में, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा, यानी कि बॉटम साइड का जो शैडो का लेंथ होगा कैसे मिल जाएगा, तो tan का फॉर्मूला लगा लो, है ना। tan r इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर x अपॉन बेस हाइट तो आपको दिया है कि इनसाइड द वाटर 50 सेंटीमीटर है। तो यहां से सिंपली आप जो है x निकाल लेंगे और 50 सेंटीमीटर हाफ पोर्शन का और x जो है रिफ्लेक्शन के थ्रू जो लेंथ मिला है शैडो का वो प्लस कर देंगे, तो आपको टोटल जो है शैडो का लेंथ मिल जाएगा। तो यही था इस सवाल का जवाब। एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 16 है ये, और कहानी ये है कि आपको एक लेक दिया गया है जिसका डेप्थ आपको दे दिया गया है, और ठीक सनसेट के टाइम जो है आपको एक वुडन ब्लॉक दिया गया जो वाटर सरफेस पे क्या है फ्लोटिंग कर रहा है, तो उसका शैडो कहाँ पे फॉर्म होगा। तो एक तरह से सनसेट का मतलब हुआ कि हॉरिजॉन्टल रे ऑफ लाइट आएगा, मतलब नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बनाएगा, और जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्टेड एंगल मान लेते हैं आर है, तो यहाँ सिंपली हम स्नेल्स लॉ लगा के आर रिफ्लेक्टेड एंगल निकालेंगे। जब आर मिल जाएगा तो अगर आप देखो तो बॉटम यानी कि जहाँ पे वुडन ब्लॉक है उसके ठीक नीचे अगर मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस अवे वो लाइट जो है वो बॉटम पे शैडो बना रही है, तो अब चूंकि आर हमारे पास है तो tan r का फॉर्मूला लगा लीजिए, tan r इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि x, और डेप्थ आपको दिया ही गया है 2.5, तो सिंपली यहाँ x मिल जाएगा। x मतलब ये वो पोजीशन हो गया जहां पे शैडो फॉर्म होगा। और हम आगे इसको क्रिटिकल एंगल का भी कॉन्सेप्ट इस तरह से ले सकते हैं कि लाइट जब एक तरह से डेंसर से रेयर जाए तो नॉर्मल से अगर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी कि इसको ग्रेजिंग इमर्जेंट कहते हैं, तो इसको हम क्रिटिकल एंगल का भी कॉन्सेप्ट कहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको शैडो की पोजीशन मिल गई है। एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 17 है ये, और एक माइक्रोस्कोप दिया गया है और एक पी पॉइंट मान लीजिए कोई डस्ट पार्टिकल है जिसको हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना चाहते हैं, और क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि एक स्लैब डाल दिया गया टी थिकनेस का। अब पूछा गया है कि अब बताइए कि माइक्रोस्कोप को किस तरह से हम शिफ्ट करें जिससे कि वो फोकस हो जाए। एक्चुअली में क्या होता है कि जब भी आप रेक्टेंगुलर स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे तो एपरेंटली आप क्या देखते हैं, वो शिफ्ट हो जाता है ऊपर की ओर, है ना। ये कॉन्सेप्ट हम लोग को अच्छी तरह से पता है। और जो शिफ्टनेस का फॉर्मूला था वो क्या था, तो टी अगर मान लेते हैं एक्चुअल जो थिकनेस है स्लैब का, तो टी इन ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन म्यू, जहां म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जितना वो शिफ्ट होगा एपरेंटली उतना ही ऊपर माइक्रोस्कोप के हमें शिफ्ट करना होगा जिससे कि वो फिर से फोकस हो जाए और उसका हम जो है क्लियर इमेज माइक्रोस्कोप से देख सके। तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे इस क्वेश्चन में। आपको सिंपली जो फॉर्मूला है टी आपको दिया गया है 2.1 यानी कि थिकनेस ऑफ द प्लेट, और म्यू भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया गया है। तो यहाँ से 0.7 जो शिफ्ट हो रहा है ऊपर की ओर, है ना, वो उतना हमें माइक्रोस्कोप को हमें शिफ्ट करना होगा। किधर की ओर, तो चूंकि एपरेंटली ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो माइक्रोस्कोप को भी 0.7 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट करेंगे जिससे कि वह फिर से फोकस हो जाए और क्लियर आपको जो है मैग्नीफाइड इमेज दिखाई पड़े। एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 18 है, और फिर से एपरेंट डेप्थ पे ही ये क्वेश्चन बेस्ड है। और कहानी यहाँ ये है कि वाटर एक कंटेनर में रखा हुआ है और उसका 20 सेंटीमीटर हाइट है, उसके ऊपर जो है ऑयल है, और दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे दिया गया, वाटर का 1.33 और ऑयल का है 1.3, और कहा गया कि एपरेंट डेप्थ आप बताइए क्या होगा, यानी कि बॉटम का। तो देखो बड़ा सिंपल है ना। एपरेंट डेप्थ का डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा लीजिए, रियल डेप्थ अपॉन म्यू। तो एक बार आप वाटर के लिए काम कर लीजिए, है ना। रियल डेप्थ आपको
वाटर का कितना दिया है 20 और म्यू कितना है 1.33। तो इस तरह से एपरेंट डेप्थ वाटर के लिए निकाल लीजिए और एक बार एपरेंट डेप्थ किसके लिए निकाल लीजिए, ऑयल के लिए। तो ऑयल का भी जो एक्चुअल ओरिजिनल हाइट जो है कितना है 20 है और म्यू 1.3। तो यहां से एपरेंट डेप्थ दोनों का मिल जाएगा और दोनों के एपरेंट डेप्थ को अगर हम प्लस कर दें तो टोटल हमारे को एपरेंट डेप्थ मिल जाएगा, जो कि इस सवाल का जवाब था। एससीबी का क्वेश्चन नंबर 19 है ये और फिर से एपरेंट शिफ्ट पे है और यहाँ देखो 3 प्लेट दिया गया है, तीनों का अलग अलग थिकनेस है और म्यू भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट दिया गया है और गैप जो है 1 सेंटीमीटर का दिया गया और बिलो जो पी पॉइंट है उसका एपरेंट शिफ्ट पूछा गया है। तो यहाँ पे कहानी में कॉन्सेप्ट ये है कि जो गैप है वो गैप पे एपरेंट शिफ्ट डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद होगा कि एपरेंट शिफ्ट जो है किस पे डिपेंड करता है, थिकनेस टी इन ब्रैकेट 1 - 1/u। मतलब जो प्लेट का थिकनेस है और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यही दो फैक्टर है जिस पे एपरेंट शिफ्ट डिपेंड करेगा। अब है कि 3 प्लेट है तो अलग अलग हम तीनों का शिफ्टनेस निकाल के एपरेंट शिफ्ट निकाल के हम उनको एड ऑन कर देंगे और इस तरह से टोटल एपरेंट शिफ्ट मिल जाएगा। मतलब कि अगर एक प्लेट का हम एपरेंट शिफ्टनेस निकालें तो मान लो कि T1 उनका थिकनेस है और μ1 उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो क्या हो जाएगा T1 इन ब्रैकेट 1 - 1/μ। तो चूंकि आपको म्यू भी दिया गया है, थिकनेस भी दिया गया है, तो एक एक करके तीनों का हम क्या निकालेंगे, एपरेंट शिफ्ट, और जो टोटल शिफ्ट होगा उन तीनों को हम एड ऑन कर देंगे और इस तरह से टोटल शिफ्टनेस हमें मिल जाएगा। तो यही था इस सवाल का जवाब। एससीबी का क्वेश्चन नंबर 20 है ये और आपको T1, T2, T3 इस तरह से K सीरीज तक का अलग अलग थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट है, μ1, μ2, μ3, μk तक है और आपको पूछा गया है कि एक इक्विवेलेंट स्लैब हम बनाए म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो वो म्यू क्या होगा जिससे कि उसका शिफ्टनेस जो है एपरेंट शिफ्ट वही रहे। तो आप देखिए तो एपरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो रियल जो डेप्थ होता है अपॉन म्यू होता है। तो मान लो एक प्लेट का थिकनेस अगर T1 है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है तो उसका एपरेंट शिफ्ट क्या हो जाएगा T1/μ1। इसी तरह से दूसरे का क्या हो जाएगा T2/μ2। इस तरह से K सीरीज तक चले जाएंगे। अब ये टोटल अगर हम ऐड ऑन कर दें तो टोटल शिफ्टनेस सारे प्लेट की वजह से हो गया। अब कहा गया कि इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट थिकनेस हम T मान लेते हैं। T का मतलब टोटल जो आप ऐड करेंगे T1 + T2 + T3 Tk तक, तो ये T/μ यानी कि जो इक्विवेलेंट म्यू को हम क्या मानते हैं, इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो T/μ = क्या हो जाएगा T1/μ1 + T2/μ2। इस तरह से K सीरीज तक चला जाएगा। अच्छा इधर T जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं T1 + T2 + T3, है ना, इस तरह से K सीरीज तक चला जाएगा। तो अब अगर हम म्यू निकालें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आप यहां देख रहे होगा कि इसको हम सिग्मा के फॉर्म में रखें तो T1 + T2 + T3 ये क्या हो जाएगा, वो एक तरह से K सीरीज में चला गया, है ना। तो इसको हम सिग्मा के फॉर्म में Ti जहां जो I की वैल्यू है 1 से लेके K तक चला जाएगा। उस तरह से डिवीजन में क्या है T1/μ1 + T2/μ2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं T/K जहां जो वैल्यू है I का 1 से कहां तक चला जाएगा 2। ये लिखने का एक तरीका है, मैथमेटिकल प्रोसेस है। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। एचसीबी का क्वेश्चन नंबर 21 है ये और आपको दिया गया है कि एक कंटेनर है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर और एक आइस का क्यूब उसको बीचों बीच डिप किया गया है, जैसा कि फिगर में दिख रहा होगा, जिसका हाइट जो है 8 सेंटीमीटर है और डायमीटर भी 8 सेंटीमीटर दिया गया है। और ठीक ऊपर से अगर हम देखें तो जो बॉटम का एपरेंट शिफ्ट क्या होगा, तो यहाँ पे एक तो हम ग्लास के लिए एपरेंट शिफ्ट निकालेंगे, है ना, ग्लास जो क्यूब दिया गया, और एक बार वाटर के लिए, और दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो वाटर का हाइट है वो कितना लेवल तक ऊपर गया, यानी कि आइस क्यूब के सरफेस से। तो एक काम करो कि V1 वॉल्यूम मान लेते हैं, आइस क्यूब के साइड बाय साइड जो वाटर है उसका वॉल्यूम V1 मान लेते हैं, और जितना ऊपर हाइट h तक मान लेते हैं, वाटर अगर लेवल बढ़ा है आइस क्यूब डिप करने से तो उसका वॉल्यूम V2 मान लेते हैं। अब है कि सबसे पहले V1 निकालो, तो V1 के लिए क्या करेंगे, तो आइस क्यूब का वॉल्यूम को हम माइनस कर देंगे किसके, टोटल वॉल्यूम जो कंटेनर है ना, और फॉर्मूला हमें पता है πr²h, डायमीटर का हाफ यहाँ रेडियस हो जाएगा। तो इस तरह से V1 मिल जाएगा, है ना। और V2 का फॉर्मूला πr²h, जहां ऊपर पूरा डायमीटर आप ले लेंगे किसका, कंटेनर का, तो उसका रेडियस जो है आपका कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो π6² तो अब चूंकि क्वेश्चंस में टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर दे दिया गया था 800 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो 800 पाई सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, V1 + V2 के। यहां से हाइट h मिल जाएगा, यानी कितना हाइट जो है वाटर जो है आइस को डिप करने से वो राइज हुआ। अब दोनों चूंकि मिल चुका है, हाइट मिल चुका है, तो यहां से एपरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला एक बार आइस क्यूब के लिए और एक बार वाटर के लिए लगा देंगे और फाइनली आपका आंसर आ जाए।
HCV का ये क्वेश्चन नंबर 22 है और जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे कि एक कंटेनर है जिसके अंदर जो है वाटर h हाइट तक भरा गया है और जो बॉटम है वहाँ पे एक मिरर लगा दिया गया है और उससे h/2 हाइट पे एक मछली है और वाटर सरफेस से h हाइट ऊपर जो है I है। और यहाँ पे सवाल दो तरह से पूछा गया है, दो बार पूछा गया। पार्ट ए में जो है मछली आँख को देख रही है तो उसकी इमेज की पोजिशंस बतानी है। पोजिशंस क्योंकि एक बार डायरेक्ट जो है मछली आँख को देखी होगा और एक बार रिफ्लेक्शन यानी कि मिरर के रिफ्लेक्शन के थ्रू जो इमेज होगा वो। और इसी तरह से दूसरा सवाल जो है दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि अब आंख जो है वो मछली को देख रही है तो बताइए कि इमेज की पोजीशंस क्या होगी। तो सबसे पहले पार्ट ए की बात करते हैं। तो जब मछली आंख को देख रही है तो अब मछली h/2 वाटर के अंदर देखेगी, है ना, और ऊपर चूंकि एपरेंट शिफ्ट होगा तो आई का जो डिस्टेंस है वाटर सरफेस से कितना है, h दिया गया है। तो अब एपरेंट जो शिफ्ट होगा वो कितना हो जाएगा, μh, चूंकि एपरेंटली वो थोड़ा ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। तो टोटल जो हाइट हो गई यानी कि मछली की आंख से वो क्या हो गया, h/2 अब प्लस μh। एक बार डायरेक्ट जब मछली देख रही है किसको, आई को। दूसरी बार जब वो रिफ्लेक्शन के थ्रू देख रही है तो रिफ्लेक्शन के थ्रू अगर देखें तो हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है आई उतना ही डिस्टेंस नीचे जो है वो क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा। तो अब है h हाइट जो है ऊपर है और नीचे भी हाइट कितना h है तो इसका कितना हो जाएगा, चूंकि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का तो एपरेंट जो डेप्थ हो जाएगा वो μh हो जाएगा। तो टोटल जो डिस्टेंस हो गया वो इमेज का मिरर के रेफरेंस से देखें तो h प्लस कितना हो गया, μh हो गया। लेकिन चूंकि मछली जो है h/2 हाइट पे है तो टोटल हाइट जो हो जाएगा यानी कि मिरर के रिफ्लेक्शन के थ्रू जो इमेज बना है वो क्या हो जाएगा, h/2 प्लस h प्लस μh। तो ये था पार्ट ए का जवाब। अब पार्ट बी में आंख जो है आई वो मछली को देख रही है। तो पहला जो है जब डायरेक्ट आंख मछली को देखेगी तो वाटर के अंदर जो है पानी का डेप्थ जो है h/2 है तो h/2 म्यू एपरेंट डेप्थ हो गया मछली का आंख के लिए और वाटर के ऊपर जो है वो h हाइट तो है ही। तो टोटल अगर हम डिस्टेंस देखें, है ना, आई से मछली का इमेज तक का तो क्या हो जाएगा, h प्लस h/2 म्यू, है ना। और दूसरी बार रिफ्लेक्शन यानी कि मिरर के रिफ्लेक्शन के केस में देखें तो हमें पता है कि प्लेन मिरर के केस में जितने ऊपर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही नीचे जो है यानी कि इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल होता है। तो h/2 है तो h/2 नीचे फॉर्म हो गया, यानी टोटल हाइट कितनी हो गई, h, है ना, और h/2 यानी कि वाटर के सरफेस से देखें तो h/2 प्लस h यानी कि टोटल जो डिस्टेंस हो गया इमेज का मिरर के रिफ्लेक्शन के थ्रू पानी के अंदर वो कितना हो गया, 3h/2। अब चूंकि आई ऊपर से देख रहा है तो एपरेंट उसके लिए डेप्थ क्या हो जाएगा, तो 3h/2 म्यू और वाटर के ऊपर का हाइट आपको h पता ही है। तो टोटल जो इमेज की पोजीशंस हो जाएगी, है ना, सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए मतलब रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर के लिए वो कितना हो जाएगा, h प्लस 3h/2 म्यू। तो ये था इस सवाल का जवाब। HCV का क्वेश्चन नंबर 23 है ये और कहानी कुछ ऐसी है कि एक सिलेंडर दे दिया गया है जिसका हाइट आपको 4 सेंटीमीटर दे दिया गया, रेडियस 3 सेंटीमीटर दे दिया गया है और ठीक सेंटर पे एक पार्टिकल है जिसका आपको एपरेंट डेप्थ निकालना है और लाइट कुछ इस तरह से कॉर्नर से निकल रही है ना, जैसा कि फिगर में आप दिख रहा होगा। अब है कि यहाँ पे इंसिडेंट एंगल अगर हम I मान लें और रिफ्रैक्टेड एंगल R तो स्नेल्स लॉ लगा के हम म्यू इंटू साइन I इज इक्वल टू, है ना, म्यू जो है एयर का तो आप 1 लेंगे इंटू साइन R, यहाँ से आप साइन R मिल जाएगा। अब कहेंगे साइन I कैसे मिलेगा, तो आप देख लो यहाँ पे हाइट भी दिया हुआ है और बेस का हाइट 3 और 4 दिया है तो आपको जो है हाइपोटेन्यूज जो है 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। समहाउ आपको साइन I मिल गया और साइन I की मदद से स्नेल्स लॉ की मदद से आपको साइन R भी मिल गया। अगर आपको साइन R मिल गया है नहीं, यानी कि एंगल आपको मिल गया, तो यहाँ से फिर से अगर हम देखें चूंकि एपरेंट जो है इधर की ओर शिफ्ट होगा वाटर के अंदर, तो आप फिगर में देखिए तो यहाँ से आपको एपरेंट जो डेप्थ है वो मिल जाएगा, है ना, 2.25 सेंटीमीटर यहाँ मिल रहा है। और जब एक बार एपरेंट आपको डेप्थ मिल गया तो रेशियो तो मिल ही जाएगा, है ना, ओरिजिनल जो डेप्थ है वो 4 सेंटीमीटर है तो 4/2.25 इस तरह से आपको ये रेशियो मिल गया। तो यही इस सवाल का जवाब था। HCV का ये क्वेश्चन नंबर 24 है और फिगर अगर ध्यान से देखें तो आपके पास एक कंटेनर है जिसका हाइट और जो डायमीटर है वो 30 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब इक्वल है। और P पॉइंट यानी कि एक कॉर्नर से 10 सेंटीमीटर दूर जो है बॉटम पे क्या है, P पॉइंट है। अब कहा गया है कि कितना वाटर इसमें हम डालें जिससे कि ये P पॉइंट जो है विजिबल हो जाए। तो हमें पता है कि वाटर के अंदर जो है कोई भी पॉइंट जो है रखा हुआ वो एपरेंट शिफ्ट होगा और जब वो उसके रेंज में यानी कि एंगल एक तरह से देखा जाए तो 45 डिग्री होगा, है ना,
ना, तो वो उतना शिफ्ट हो जाए जिससे कि उसके रेंज में आ जाए। तो यहाँ सिंपल जो है, अगर आप रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ लगा लो और मान लेते हैं इंसिडेंट एंगल आई है और रिफ्रैक्टेड एंगल आर है और आर जो है बाहर वो 45 डिग्री दिया हुआ है, तो सिंपली हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा के साइन आई निकालेंगे, यानी कि इंसिडेंट एंगल हमें पता चल जाएगा। अच्छा, जब आई हमें मिल गया है तो एक काम और करें, अगर आप ध्यान से थोड़ा अपरेंट जो है वाटर की ओर अगर रे को मिलाएं तो एक तरह से 1045 डिग्री है, तो वाटर का डेप्थ अगर डी है तो अगर हम बॉटम साइड का देखें यानी बेस जो देखें वो भी डी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे आई का, उसमें से बेस का जो डिस्टेंस हो जाएगा 10, टोटल डिस्टेंस डी में से अगर 10 माइनस कर लें तो बेस क्या हो जाएगा, डी माइनस 10 हो जाएगा। अच्छा आई हमें मिल चुका है ना, साइन आई, तो साइन आई मिल गया है तो एक तरह से 10 आई मिल गया है, तो 10 आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डेप्थ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन है, आपको डी मिल जाएगा। तो यही था इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 25 है ये, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगुलर प्लेट दिया गया है और हमने इसके लिए डेरिवेशन भी किया था कि लाइट जब इमर्ज करेगा, यानी कि लाइट जब बाहर निकलेगा फाइनली, है ना, रेक्टेंगुलर प्लेट से, तो वो थोड़ा सा क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। मतलब उसका जो पाथ है डेविएशन तो नहीं होगा लेकिन वो शिफ्ट हो जाएगा। और उसका शिफ्टनेस का एक फॉर्मूला था कि अगर मान लेते हैं डी अगर जो है प्लेट का थिकनेस है तो डी अपॉन कॉस आर इनटू साइन आई माइनस आर, जहां आई क्या हो गया इंसिडेंट एंगल और आर क्या हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल। तो सिंपली आप जब वैल्यूज रखोगे तो आपको कैलकुलेट करना होगा, ऑब्वियस से करना पड़ेगा, और यहां फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है और ये क्रिटिकल एंगल पे बेस्ड ऑन है। और ध्यान रखिए, जब भी क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट आएगा तो जो लाइट होगा एक तरह से डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाएगा, है ना। और हमें पता है कि जब डेंसर से रेयर जाएगा तो एक पर्टिकुलर एंगल जिससे हम रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं 90 डिग्री हो जाएगा, और उस पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ डायरेक्ट हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, जहां म्यू क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, है ना, μ2 बाई μ1, जहां आप μ2 जो है आपको ऑप्टिकल फाइबर का दिया गया है और जो कोटिंग किया गया है उसका μ1 भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है। तो सिंपली जब आप वैल्यूज रखोगे तो यहां आपको क्या है, क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा। तो यही था इस सवाल का जवाब। सीवी का ये क्वेश्चन नंबर 27 है और एक तरह से टीआईआर का कॉन्सेप्ट है, और हमें पता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए इंसिडेंट एंगल जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल के। ठीक है, तो अगर हम देखें तो लाइट चूंकि एक तरह से पैरेलल जा रही है और राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, यहाँ पे फाई एंगल दिया गया है, तो इंसिडेंट एंगल अगर ज्योमेट्री लगा के देखें तो क्या हो रहा है, इंसिडेंट एंगल 90 माइनस 5। तो 90 माइनस 5 जो इंसिडेंट एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए क्रिटिकल एंगल के। और अगर हम फॉर्मूला देखें क्रिटिकल एंगल के लिए तो साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन म्यू। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल सी की जगह अगर हम वैल्यू सी या थीटा सी आप रख लें तो साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू हो गया। अब 90 माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, और म्यू कितना है 1.5 मतलब क्या हो गया 3/2, तो उल्टा 2/3 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम यहाँ कंडीशन जो देखने को मिल रहा है वो क्या होना चाहिए, कॉस थीटा मैक्सिमम चूंकि पूछ रहा है तो हम मैक्सिमम क्या लिख देंगे, कॉस थीटा जो है 2/3 के इक्वल होना चाहिए, और यही सवाल का जवाब। एससीबी का क्वेश्चन नंबर 28 है और कहा गया है कि ग्लास से लाइट जब रिफ्लेक्टेड हो रही है तो मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पूछा गया है। तो हमें पता है कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम की ओर जाएगा तो लाइट नॉर्मल से जाएगा, और अगर मान लीजिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ाते जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा जब रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और उससे ज़्यादा अगर हम एंगल करेंगे तो सेम मीडियम में कम बैक हो जाएगा, है ना, जिसको हम टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो चूंकि यहां सवाल में पूछा गया कि मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो हम कहेंगे कि मैक्सिमम एंगल आर जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि उसके बाद यानी कि आर अगर 90 डिग्री से बड़ा होगा तो वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बल्कि टोटली लाइट जो है सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहां पे राइट आंसर 90 डिग्री होगा। नंबर 29 है ये, और कहानी ये है कि एक ग्लास प्लेट दिया गया है और लाइट को हम जब पास करवाते हैं ग्लास से एयर की ओर तो आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है एंगल ऑफ डेविएशन और इंसिडेंट एंगल के बीच में। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है कि लाइट अगर मान लीजिए एक स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, अगर कोई मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से क्या होगा, वो डेविएट करेगा, तो जितना एंगल डेविएट होगा उसी को हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें ध्यान से फिगर में तो कितने एंगल से डेविएट हो रहा है, तो आई
इंसिडेंट एंगल है, आर रिफ्रैक्टेड एंगल है, तो आर माइनस आई होगा, है ना। आपको पता है कि रिफ्रैक्टेड एंगल यहाँ ज्यादा होगा क्योंकि डेंसर मीडियम से वो रेयर मीडियम में जा रहा है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। अब है कि जब आप क्रिटिकल एंगल तक जाएंगे वहां तक तो जो डेविएशन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, है ना, क्योंकि आर जो है उसका मैग्नीट्यूड जो होगा ग्रेटर देन आई होगा, ठीक है। लेकिन क्रिटिकल एंगल के बाद अब लाइट जो है एक सेम मीडियम में डेविएट होगा, तो वहां पे अगर हम ज्योमेट्री लगा के देखें तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा जो होगा वो क्या हो जाएगा 180 माइनस 2i। अब जैसे जैसे आई बढ़ाते जाएंगे, है ना, एक पर्टिकुलर एंगल हम मान लीजिए 90 डिग्री अगर कर दें तो वो क्या हो जाएगा, डेविएशन 0 हो जाएगा। तो ग्राफ जो है कुछ इस तरह का दिखेगा, आपको दिख रहा होगा कि क्रिटिकल एंगल यानी कि 90 डिग्री तक जब तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और जैसे ही क्रिटिकल एंगल के बाद TIR होता है तब धीरे 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 जो है एंगल ऑफ डेविएशन कम होता जाता है और फाइनली जो है 0 हो जाता है। तो यह था ये सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 30 है ये, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ एंगल ऑफ डेविएशन का वो रेंज जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो 2 बार है। तो आप जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि लाइट जो है पर्टिकुलरली डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो एक पर्टिकुलर एंगल जैसे हम क्या कहते हैं क्रिटिकल एंगल, और वहां पे हमें पता है कि एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम होगा। तो डेल्टा मैक्सिमम किसके इक्वल होगा, तो आर मैक्सिमम यानी कि 90 डिग्री और आई मैक्सिमम जो होगा क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा। और क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला जो है आपको पता है थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स μ2 बाई μ1। तो यहां सॉल्व कर लें तो आपको साइन इनवर्स 8/9 मिल जाएगा। तो एक तो आपको मिल गया कि 90 माइनस साइन इनवर्स 8/9, इसको अगर आप ट्रिगोनोमेट्रिक के अकॉर्डिंग देखें तो ये कॉस इनवर्स 8/9 का इक्वल होता है। तो मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन हमें कितना मिल गया, कॉस इनवर्स 8/9। अब है कि जब आप क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंट करेंगे तो फिर डेविएशन जो होगा धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा 0, है ना। हमने आपको फॉर्मूला भी बताया था 180 माइनस 2i। तो एक बार इंक्रीजिंग के वक्त और एक बार डिक्रीजिंग के वक्त एक ऐसा इंसिडेंट आएगा जहां पे वैल्यूज बराबर होंगे। तो यही एक्चुअली में क्वेश्चंस था। तो आप कह सकते हैं कि डेल्टा का जो वेरिएशन होगा वो कहां से कहां होगा, तो 0 से लेके cos इनवर्स 8/9 तक होगा। तो यही इस सवाल का जवाब था। एससीबी का 31 नंबर का क्वेश्चन है, और कहानी ये है कि लाइट को ग्लास यानी कि ऑप्टिकली डेंसर से रेयर मीडियम की ओर ले जाया जा रहा है, और पूछा गया है कि डेल्टा अगर 90 डिग्री हो तो उसके लिए इंसिडेंट एंगल क्या होना चाहिए। तो हमें इसको 2 बार सोचना है, एक बार TIR से पहले और एक बार TIR के बाद। तो TIR से पहले एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा हमने बताया था कि इक्वल होता है R माइनस आई के। तो R का मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री होगा क्योंकि उसके बाद फिर TIR होने लगेगा। तो R अगर हम 90 अगर रख लें तो I 0, तो ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ तो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि क्रिटिकल एंगल तक, है ना, आपको एंगल ऑफ डेविएशन 90 डिग्री नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि TIR यानी कि जब लाइट जो है सेम मीडियम में यानी कि ग्लास में रिफ्लेक्ट करेगा तो फिर पॉसिबल है कि एंगल ऑफ डेविएशन आपको 90 मिल जाए। और सिंपल हमने आपको फॉर्मूला भी बता रखा है कि डेल्टा जो होगा उस केस में यानी कि थीटा सी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर हो इंसिडेंट एंगल तो उस केस में TIR होगा, और वहां पे डेल्टा जो आपका आएगा वो फॉर्मूला था 180 माइनस 2i। तो यहां पे डेल्टा 90 डिग्री आप रख दें तो आई इंसिडेंट एंगल आपको कितना मिल जा रहा है 45 डिग्री। तो यही इस सवाल का जवाब था। क्वेश्चन नंबर 32 है ये, और कहानी ये है कि वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और H डेप्थ बिलो यानी पानी के अंदर जो है एक पॉइंट सोर्स रख दिया गया है। और यहाँ पे 2 सवाल है, एक तो है कि जो लाइट जब स्केप होगा तो जो बाउंड्री क्रिएट होगा वो सर्कुलर होगा, और दूसरा जो है कि वो जो पॉइंट सोर्स के साथ रेडियस वेक्टर एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ वो एंगल भी बताना है। तो अब देखो यहाँ पे लाइट एक तरह से डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। तो हम देखें तो लाइट जो है TIR से पहले यानी कि क्रिटिकल एंगल जहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल जो है 90 डिग्री होगा जिसको हम क्रिटिकल एंगल करते हैं, वहाँ पे लाइट जो है जस्ट इमर्जेंट होगा। तो वो जो है मैक्सिमम जो है लाइट वहाँ से पास होगा, क्योंकि उसके बाद जैसे ही हम क्रिटिकल एंगल से वैल्यू बढ़ाएंगे तो लाइट जो है सेम मीडियम में कम बैक हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से सोचें, है ना, तो अगर हर पॉइंट को मिलाएं तो ये एक तरह से क्या पाथ बन जाएगा, सर्कुलर, है ना, फिगर में आपको दिख ही रहा होगा। और अगर हम अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट लें तो ये पता है कि रेडियस वेक्टर जो है पॉइंट सोर्स के साथ यानी कि नॉर्मल के साथ कितना बना रहा है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है तो थीटा सी। तो थीटा सी जो हो जाएगा ये दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा, और थीटा सी किसके बराबर होता है, तो साइन इनवर्स 1/μ के इक्वल होता है। तो यही था इस सवाल का।
33 नंबर का ये क्वेश्चन है और कहानी ये है कि एक रिंग है जिसका रेडियस r दिया गया है और वो फ्लोट कर रहा है वाटर के ऊपर और वाटर का हाइट दे दिया गया है और ठीक बिलो एक जो है सोर्स है, ल्यूमिनस सोर्स है, यानी कि लाइट यहां से पास होगी और 200 सेंटीमीटर ऊपर जो है सीलिंग है और वहां पे शैडो बनेगा, है ना। उस शैडो का जो रेडियस होगा वो आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, पहले तो हम स्नेल्स लॉ लगा लेंगे और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आर रिफ्लेक्टेड एंगल। जब आर रिफ्लेक्टेड एंगल मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, है ना, tan r का वैल्यूज जो होता है परपेंडिकुलर, x मान लेते हैं कि शैडो का रेडियस है आगे की ओर, तो आपको यहाँ से x मिल जाएगा और r आपको दिया ही गया है तो x प्लस r जो है टोटल शैडो का रेडियस हो जाएगा। ये तो हो गया एक पार्ट। दूसरे पार्ट में कहा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू, तो हमें पता है कि क्रिटिकल एंगल के बाद जो लाइट है टोटली कम बैक हो जाएगा, यानी कि जो मैक्सिमम एंगल यहां पे हम कह सकते हैं इंसिडेंट का क्या होगा, क्रिटिकल एंगल थीटा सी हो जाएगा। तो थीटा सी हमें कितने के इक्वल हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/μ। यहां से आपको थीटा सी क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा और जब क्रिटिकल एंगल मिल गया तो tan थीटा सी लगा के आप आसानी से रेडियस ऑफ रिंग निकाल सकते हैं। तो ये था इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 34 है ये और प्रिज्म पे बेस्ड ऑन ये सवाल है और यहाँ पे आपको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है और हमें पता है स्नेल्स लॉ से म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है और आई इंसिडेंट एंगल जो होगा मिनिमम डेविएशंस के केस में हमने डिराइव किया था, जो फॉर्मूला था a प्लस डेल्टा एम बाई 2 और आर रिफ्लेक्टेड एंगल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, a बाई 2। तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला मिल गया म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, जहाँ a जो है एंगल ऑफ प्रिज्म है। अब चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्वल इक्वल एंगल होगा, है ना, हर एंगल किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ प्रिज्म ए जो होगा वो 60 डिग्री के इक्वल होगा। तो अब आपके पास ए भी है, डेल्टा एम आपको निकालना है, म्यू भी दिया गया है, सिंपली आप सॉल्व कर लेंगे, यहां से आपको डेल्टा एम मिल जाएगा, 60 डिग्री यहां आपको मिल रहा है। अच्छा, अब इंसिडेंट एंगल निकालना है तो ये तो पहले ही निकल चुका है, क्योंकि आई हमने बताया किसके इक्वल होता है, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो ए एंगल ऑफ प्रिज्म जो है 60 डिग्री, डेल्टा एम हमने कैलकुलेट किया 60, ये भी 60 है, एंड डिवाइडेड बाई 2। तो 60 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 जो है इंसिडेंट एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये भी 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यही था इस सवाल का जवाब। एससीबी का 35 नंबर का ये सवाल है और आपको फिगर में दिख रहा होगा एक थिन प्रिज्म है, चूंकि एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 4 डिग्री काफी स्मॉल है। तो म्यू का जो हम लोग फॉर्मूला आपको बताया था, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तो चूंकि स्मॉल एंगल है तो हमें पता है कि स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा अप्रॉक्स थीटा की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम साइन ऊपर नीचे हटा दे तो म्यू इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन ए बाई 2। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एम जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो म्यू माइनस 1 इंटू ए। अच्छा, म्यू ग्लास का दिया हुआ है 1.5 और एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया हुआ है 4। तो यहां आप कैलकुलेट कर लें तो आपको 2 डिग्री यहां पे आंसर आ जाएगा, यानी कि मिनिमम डेविएशन जो होगा थिन प्रिज्म के लिए इस केस में वो 2 डिग्री होगा। एससीबी का क्वेश्चन नंबर 35 है ये और क्वेश्चंस में एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया गया है और डेविएशंस भी दे दिया गया है और पूछा गया है कि क्या लिमिट होना चाहिए म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो हमें पता है कि म्यू का फॉर्मूला हम लोग ने कैलकुलेट किया था मिनिमम डेविएशन के लिए साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। और मान लीजिए ये जो डेल्टा है ये ऑब्वियस है कि डेल्टा एम से बड़ा ही होगा, मतलब अगर किसी भी डेविएशन, किसी भी एंगल ऑफ डेविएशन के लिए बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए प्लस डेल्टा, जहां डेल्टा कुछ भी हो सकता है, और डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तो यहाँ स्पष्ट है कि डेल्टा एम जो है उससे ये वैल्यू जो होगा डेल्टा का वो बड़ा ही होगा। तो हम कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं कि म्यू जो होगा लेस देन इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा, डेल्टा जहां 30 डिग्री दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तो यहाँ अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो हम कह सकते हैं कि म्यू जो होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, √2 के इक्वल होना चाहिए। तो यही सवाल में पूछा गया। एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 37 है ये और सिंगल रिफ्रैक्शन कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ये सवाल आया है और हमें पता है कि इसका जो एक फॉर्मूला है हम लोगों ने डिराइव किया था μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। यहाँ लगाएंगे, यहाँ μ1 लेफ्ट हैंड साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और μ2 राइट हैंड साइड का, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको दे दिया गया है। केवल ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन का और वही अपना पुराना जो कॉन्सेप्ट है कि लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या रखेंगे, मिरर के लेफ्ट साइड को निगेटिव और राइट साइड को हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव। तो यहां सारी वैल्यूज आपको दे दी गई है, आप रखेंगे, आपको v आ जाएगा। v कितना आ रहा है, -100 सेंटीमीटर। इसका मतलब माइनस का मतलब क्या हुआ कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज फॉर्म होगा। तो ये था इस सवाल का जवाब।
एसवी के 38 नंबर का ये क्वेश्चन है और फिर से एक बार हमारे पास कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और कहानी ये है कि पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें जिससे कि आफ्टर रिफ्रैक्शन यानी कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएगा तो वो पैरेक्सल जो रेज है वो पैरेलल हो जाए। तो इसका मतलब तो हमें समझ में आ ही रहा है कि पैरेलल अगर लाइट होगा तो फाइनली जो इमेज फॉर्म होगा वो कहां पे होगा, इन्फिनिटी पे। तो एक तरह से v हमें मिल गया इन्फिनिटी, u फाइंड करना है, μ1 लेफ्ट हैंड साइड का आपको दिया गया है, μ2 भी दे दिया गया है। तो सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। रेडियस ऑफ कर्वेचर आप क्या लेंगे, चूंकि ये कन्वेक्स सरफेस है तो राइट साइड रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा तो आप पॉजिटिव ले लीजिए, आपको u निकालना है और v जो है यहाँ इन्फिनिटी है। तो सिंपली आप इसको सॉल्व करेंगे तो u आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। एसवी का 39 नंबर का ये सवाल है और जैसा कि फिगर में दिख रहा होगा एक ट्रांसपेरेंट हेमिस्फेयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है और पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है 45 डिग्री एंगल बना के इंसिडेंट हो रहा है। तो यहाँ पे 4 सवाल हैं बेसिकली और इसमें सबसे पहले ये पूछा गया है कि लाइट जो है टोटली रिफ्लेक्ट होगा या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट थीटा सी, अगर इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो टोटली लाइट जो है सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ और म्यू आपको यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो थीटा कितना आ रहा है 30 डिग्री, यानी कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है जबकि इंसिडेंट एंगल जो है 45 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है इंसिडेंट एंगल तो लाइट जो है सेम मीडियम में कम बैक हो जाएगा। दूसरा है सवाल बी का जिसमें इमेज की पोजीशन पूछा गया है तो रिफ्रैक्शन के लिए तो μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r लगा लेंगे और यहाँ पे जो u होगा चूंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट है तो u क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया गया है, यहाँ से आपको v क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ रहा है ना। इसका मतलब है कि डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में जो है इमेज फॉर्म होगा। और एक और सवाल है सी नंबर का कि प्लेन सरफेस से थ्रू जो रिफ्लेक्शन होगा और इमेज जो फॉर्म होगा वो कहाँ पे होगा। तो प्लेन मिरर हमें पता है कि जितना वो पीछे है यानी कि नीचे की ओर उतना ही ऊपर की ओर इमेज फॉर्म होगा जैसा कि फिगर में दिख रहा होगा। तो एक तरह से ए पॉइंट का मिरर आप देख रहे हैं कि इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो ये था और ऑब्वियस है कि जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि कहां से लाइट फाइनली कम आउट होगा। तो ये जो फाइनल इमेज फॉर्म हुआ है वहां से एक तरह से डाइवर्जेंट होते हुए बीम ऑफ लाइट जो है वो पास करेगा। तो यही ये सवाल था और यही इसका जवाब था। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 40 है ये और एक स्फेयर दिया गया है और उसके अंदर जो है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है सेंटर से 1.5 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड की ओर है और ऑब्जर्वर जो है एक बार लेफ्ट साइड से ऑब्जर्व करता है एक बार राइट साइड से और दोनों ही कंडीशंस में आपको निकालना है इमेज की पोजीशन। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड की ओर अगर देखें तो u यहाँ पे क्या हो जाएगा, u जो है पोल से हम मेजर करते हैं ना, तो टोटल 5 सेंटीमीटर रेडियस दिया गया तो 5 माइनस 1.5 यानी कि कितना हो गया 3.5 और फॉर्मूला हमारे पास है ही रिफ्लेक्शंस के लिए μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। और साइन कन्वेंशन की बात करें तो u निगेटिव लेंगे क्योंकि लाइट के इंसिडेंट जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट में u यहाँ क्या है निगेटिव हो जाएगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यहाँ पे क्या है सेम डायरेक्शंस में है तो वो भी निगेटिव हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे आपको यहाँ मिल जाएगा v कितना आ रहा है, v आ रहा है आपको -3 सेंटीमीटर। इसका मतलब है सेंटर से अगर हम देखें तो 5 - 3 यानी कि 2 सेंटीमीटर लेफ्ट जो है इमेज फॉर्म होगा। अच्छा अब दूसरे केस में जब राइट साइड से अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, तो राइट साइड से आप अगर डिस्टेंस मेजर करें है ना इस सरफेस के लिए राइट सरफेस के लिए तो ये कितना हो जाएगा 5 + 1.5 यानी कि 6.5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। और यहाँ से एक बार फिर u क्या लेंगे निगेटिव, क्योंकि इंसिडेंट डायरेक्शन के अपोजिट में हम जो भी चीज़ें होती है उसको हम निगेटिव लेते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यहाँ क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो फिर से एक बार हम रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल सरफेस के लिए फॉर्मूला लगा के v निकाल लेंगे और यहाँ से आपको v कितना आ जा रहा है तो -7.65 सेंटीमीटर आ रहा है। तो अगर हम सेंटर से देखें तो 5 सेंटीमीटर में माइनस कर देंगे है ना 7.65 तो आपको कितना आ जा रहा है -2.65 आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि दूसरे साइड से सेंटर से 2.65 सेंटीमीटर लेफ्ट जो है इमेज फॉर्म होगा। तो यही था इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 41 है ये और आपको एक बायो कन्वेक्स यानी कि दोनों साइड जो है सरफेस जो है वो कन्वेक्स है लेकिन उसका एक थिकनेस दे दिया गया 5 सेंटीमीटर का और आपसे पूछा गया फाइनल इमेज की पोजीशन। तो यहाँ चूंकि थिकनेस दिया गया है तो हम यहाँ 2 पार्ट में काम करेंगे, फर्स्ट सरफेस के लिए एंड देन फिर सेकंड सरफेस के लिए। तो फर्स्ट सरफेस के लिए अगर हम देखें तो चूंकि लाइट पैरेलल आ रही है तो u इन्फिनिटी हो जाएगा है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या ले लेंगे 10 + 10 ले लेंगे है ना, चूंकि कन्वेक्स साइड है तो क्या ले लेंगे r रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव ले लेंगे। तो यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे आपको v कितना आ रहा है
30 सेंटीमीटर, प्लस 30 सेंटीमीटर मतलब इस साइड बन रहा है। अच्छा, दोनों जो सरफेस है उसके बीच का सेपरेशन कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो अब जो है फर्स्ट जो सरफेस के लिए जो इमेज होगा, सेकंड सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन 30 में से आपको 5 माइनस करना होगा, क्योंकि जो सेपरेशन है दो कन्वेक्स सरफेस के बीच में वो कितना है, 5 है। तो एक तरह से सेकंड सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 25 है ना। तो u यहां आप क्या ले लेंगे, चूंकि राइट साइड है तो 25 ले लेंगे प्लस में, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 10। फिर से एक बार आप रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल सरफेस का फॉर्मूला लगा लो, तो यहां आपको फाइनली v मिल जाएगा, कितना आ रहा है, 9.1 सेंटीमीटर। और प्लस में आ रहा है, इसका मतलब कि सेकंड सरफेस से 9.1 सेंटीमीटर अवे जो है फाइनली इमेज फॉर्म होगा। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एससीवी का 42 नंबर का ये क्वेश्चन है और आपको एक ट्रांसपेरेंट सॉलिड ग्लास स्फीयर r रेडियस का दिया गया है और पूछा गया है कि म्यू की वो क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि एक बार तो वो फोकस सरफेस पे हो और दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फोकस्ड हो। तो एक हद तक अगर आप ध्यान से देखें तो फिगर एक पेंसिल की तरह है जो पैरेलल जाएगा और जो है नैरो बीम की तरह है और वो फोकस्ड होगा। तो सिंगल रिफ्लेक्टिव सरफेस के लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। μ2 हमारे म्यू मान लेते हैं ग्लास स्फीयर का और μ1 एयर के लिए 1 हो जाएगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर r ही दिया हुआ है और v जो है क्या हो जाएगा, r+r यानी कि 2r हो जाएगा। तो यहां से आपको म्यू कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ठीक है, ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में अब जो है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फोकस करवाएं तो आपको v क्या हो गया यहाँ पे r, लेकिन यहाँ देख लीजिए तो म्यू का ये जो वैल्यू है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, जरा सोचते हैं। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग भी अगर देखें तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन i अपॉन साइन r। अब यहाँ r क्या है, एक तरह से सेंटर पे फोकस हो रहा है, मतलब r जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो अगर r 0 डिग्री रखते हैं तो साइन r क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब म्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, है ना। तो म्यू इन्फिनिटी ऑब्वियस है कि पॉसिबल नहीं है। तो r रिफ्रैक्टेड एंगल अगर 0 होगा तो म्यू इन्फिनिटी होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि सेंटर पे इमेज फॉर्म नहीं होगा। हाँ, सेंटर से थोड़ा आगे या पीछे, यानी कि सेंटर से थोड़ा भी शिफ्ट हो जाए, पोजीशन को कर लें तो वहां पे इमेज फॉर्म हो सकता है। तो ये था इस सवाल का जवाब। एससीवी का 43 नंबर का ये सवाल है और कहा गया है कि एक ग्लास रॉड है, ट्रांसपेरेंट ग्लास रॉड है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दे दिया गया है और इसको सिस्टम को यानी कि इमर्ज कर दिया गया वाटर में और एक्सिस से यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो 8 सेंटीमीटर पे रखा गया, मतलब एक तरह से u दे दिया गया आपको और कैलकुलेट करना है v। तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है सिंगल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, कर्व सरफेस के लिए, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो यहाँ पे μ2 क्या हो जाएगा, तो μ2 जो है ग्लास का 1.5 हो जाएगा और वाटर का 4/3 दिया हुआ ही है। और रही बात आपको v निकालना है ना। u आपको दे दिया गया 8 सेंटीमीटर, तो लेफ्ट साइड है तो माइनस 8 सेंटीमीटर ले लेंगे और रेडियस ऑफ कर्वेचर चूंकि राइट साइड है तो पॉजिटिव ले लेंगे। तो वैल्यू रखें सिंपली, तो आपको v यहाँ पे क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि यहाँ जो रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज जो है इन्फिनिटी पे जाके बनेगा और यही था इस सवाल का। एससीवी का 44 नंबर का ये सवाल है और एक पेपर वेट है, हेमिस्फेयर है और इसको रखा गया है इस तरह से कि हम जब ऊपर से देखेंगे तो उसका जो शिफ्ट होगा यानी कि जो लेटर का वो कितना होगा ये पूछा गया है। तो अगर फिगर ध्यान से देखो तो अगर हम एक लाइन ले लें नॉर्मल, है ना, तो एक तरह से जब जो पॉइंट है वहाँ से लाइट जाएगा तो वो नॉर्मली ही पास होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि इंसिडेंट एंगल जो होगा आई वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अब जब आई 0 डिग्री है तो आर भी क्या होगा, 0 डिग्री, मतलब सेम डायरेक्शंस में मूव कर जाएगा। अगर हम थोड़ा सा हम शिफ्ट भी करें तो चूंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो हमें पता है कि ये आर जो होगा वो क्या होगा, नॉर्मली सरफेस से पास होगा। मतलब किसी भी रे को हम देखें तो इंसिडेंट एंगल आई 0 होगा और ऑब्वियस है कि आर रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 होगा। इसका मतलब है कि कोई डेविएशन जो है यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है जिससे कि एपरेंट शिफ्ट हो। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे लेटर का जो है एपरेंट शिफ्ट नहीं होगा, मतलब जो रियल पोजीशन है वही एपरेंट पोजीशन होगी और यही था इस सवाल का। 45 नंबर सवाल जो है वो 44 का ही एक्सटेंशन है और इस बार जो हेमिस्फेयर को पलट के रखा गया है, मतलब जो कर्व सरफेस है वो नीचे है और प्लेन सरफेस ऊपर की ओर है। तो अगर हम देखें तो कर्व सरफेस के लिए एक तरह से पोल पे ही लेटर रखा हुआ है तो उसकी वजह से कोई रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, तो जो पोजीशन है लेटर का वो वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन अगर हम ऊपर की सरफेस को देखें तो वो चूंकि प्लेन है तो ये एक तरह से एक रेक्टेंगुलर स्लैब की तरह बिहेव करेगा और रेक्टेंगुलर स्लैब के लिए हमें पता है कि एपरेंट शिफ्ट होता है ना। ऊपर से अगर हम देखेंगे तो
एपरेंट शिफ्ट का एक फॉर्मूला हमारे पास था, क्या था? शिफ्ट इज इक्वल टू टी, टी यहाँ थिकनेस किसके बराबर हो जाएगा? तो रेडियस के इक्वल हो जाएगा, तो टी इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। अच्छा, म्यू ग्लास का 1.5 है और टी आप आर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहां से आपको एपरेंट शिफ्ट मिल जाएगा। तो ये था इस सवाल का जवाब। एचसीवी का 46 नंबर का क्वेश्चन है और कहानी है कि एक स्फेयर है और जिसका एक साइड जो है वो इनर जो रखा गया है वो रिफ्लेक्टिंग रखा गया, मतलब आउटर जो कन्वेक्स पार्ट है वो पॉलिश्ड कर दिया गया है और कहा गया है कि यहाँ पे 3 बार जो है 2 बार जो है रिफ्लेक्शन हो रहा है और 1 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब लाइट एक तरह से अनसिल्वर्ड पार्ट से एंटर करेगा, रिफ्लेक्शन होगा, फिर सिल्वर्ड पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा और फाइनली एक बार सेम जिस तरफ से आया था उधर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और आपको फाइनल इमेज निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट सरफेस के लिए काम कर लेते हैं ना, फॉर्मूला हमारे पास है ही। यहाँ पे आप जब वैल्यूज रखोगे तो आपको v क्या आ रहा है? इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि लाइट एक तरह से पैरेलल जाएगा, तो पैरेलल जब जाएगा तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उससे टकराने के बाद इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा? हमें पता है कि फोकस पे फॉर्म होगा, तो एक तरह से ये r/2 हो गया। अब चूंकि एक बार और रिफ्लेक्शन होना है तो वो जो सेम साइड का जो सरफेस था अनसिल्वर्ड पार्ट, उसके लिए जो u हो जाएगा r प्लस r/2 मतलब 3r/2 मतलब 1.5r हो जाएगा और हम साइन कन्वेंशन भी लेंगे है ना, u जो है यहाँ पे माइनस ले लेंगे और r भी जो हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा। तो फिर से एक बार फॉर्मूला लगा लीजिए, आपको यहाँ पे क्या आ रहा है? -2r। -2r का क्या मतलब हुआ कि जो दूसरा साइड है जो पॉलिश्ड पार्ट है उसी के पोल पे जो है फाइनल इमेज फॉर्म होगा। तो ये था इस सवाल का। एससीवी का 47 नंबर सवाल है और आपको एक दिख रहा होगा फिगर में, एक थिन वो कन्वेक्स लेंस दिया गया है और कन्वेक्स पार्ट को पॉलिश कर दिया गया है और कहा गया है कि इमेज की पोजीशन और ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक ही हो तो वो यू यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताइए क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करो कि ये जो सिस्टम है इसका एक कंबाइंड फोकल लेंथ का एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, 1/f इज इक्वल टू 2/fl प्लस 1/fm, जहां fm हो गया मिरर का फोकल लेंथ है ना, वो तो जस्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हो जाएगा और जो लेंस है थिन लेंस है उसका लेंस मेकअप फॉर्मूला लगा के आप f निकालने कैसे? 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहां जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कंबाइंड जो है फोकल लेंथ 7.5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। इसका ट्वाइस कर दें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। और हमें अच्छी तरह से पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी इमेज भी वहीं पे फॉर्म होगी। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट का हो गया। दूसरा है कि अब इसमें पानी डाल दिया गया। अब वाटर डालने से क्या होगा कि जो ऊपर का पार्ट है वह भी एक लेंस की तरह बिहेव करेगा। अब उसका हम सेपरेट क्या करते हैं, फोकल लेंथ फिर से एक बार लेंस पे मेकअप फॉर्मूलास लगा लेते हैं और जो एक साइड है वो प्लेन है तो उसको इन्फिनिटी मान लीजिए, लेंस मेकअप फॉर्मूला निकाल के आपको f मिल जाएगा। अच्छा चलो f भी मिल गया। अब क्या करो कि u तो एक तरह से आप 15 सेंटीमीटर ले लो, तो फाइनली जो है वाटर लेंस की वजह से जो शिफ्ट होगा वो आपको आ जाएगा 13.85। इसका मतलब है 15 माइनस 13.85 यानी कि 1.15 सेंटीमीटर जो है आपको नीचे की ओर शिफ्ट करना पड़ेगा जिससे कि इमेज फिर से ऑब्जेक्ट पे ही फोकस्ड हो। तो यही था एसवी का क्वेश्चन नंबर 48 है ये और आपको एक डबल कन्वेक्स लेंस दिया गया है, एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है और दूसरे का उसका ट्वाइस 2r है। फोकल लेंथ भी दे दिया गया है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया गया और पूछा गया है भाई r रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए दोनों पार्ट का क्या होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, लेंस मेकअप फॉर्मूला लगा लेंगे है ना, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ r1 है r है और r2 क्या है 2r दे दिया गया है। तो इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ r भी मिल जाएगा और ऑब्वियस है ट्वाइस करके 2r भी मिल जाएगा। तो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन था, आप इसे सॉल्व करके देख लें। 49 नंबर ये क्वेश्चन है और आपको r1 r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर विद द साइन आपको दे दिया गया है और म्यू भी 1.6 दे दिया गया है और सवाल पूछा गया है कि एक बार एयर में और एक बार जब हम वाटर में हम इस लेंस को डिप करेंगे तो आपको बताना है कि फोकल लेंथ क्या होगा। तो लेंस मेकअप फॉर्मूला लगाना है ना, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। अब चूंकि r1 r2 दोनों दिया गया है, साइन भी प्लस दिया गया तो आप साइन अपनी तरफ से मत रखिएगा और म्यू भी दे दिया गया है तो यहाँ से आपको f जो है फोकल लेंथ एयर में मिल जाएगा। अब जो दूसरा पार्ट है जिसमें कहा गया है कि इसको हम वाटर में डिप करते हैं, तो एक्चुअल में जो लेंस मेकअप फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू म्यू, म्यू जो है वो आप μ2/μ1 रखिए, यानी कि ऊपर जो होगा वो ग्लास का जो भी आप लेंस ले रहे हैं जिस मटेरियल का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और नीचे जो होता है वो सराउंडिंग का। तो जनरली क्या होता है, सराउंडिंग एयर होता है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है तो हम उसे कंसीडर नहीं कर रहे थे, लेकिन चूंकि वाटर के केस में यहाँ क्या हो जाएगा μ2/μ1 यानी कि μ1 हो गया वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और μ2 हो गया ग्लास का। अब बाकी तो फॉर्मूला वही है -1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। तो फाइनली आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको फोकल लेंथ इन जो है वाटर भी मिल जाएगा। तो ये था इस सवाल का जवाब।
एसवी का क्वेश्चन नंबर 50 है ये, और आपको यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर एक 20 सेंटीमीटर दे दिया गया, R1 R2 दे दिया गया 30 सेंटीमीटर, साइन नहीं दिया गया है, और कहा गया है कि भाई म्यू अगर 1.5 है तो फोकल लेंथ की जो पॉसिबिलिटीज है वो निकालिए। तो अब चूंकि हमें पता है कि जो फॉर्मूला है लेंस मेकर फॉर्मूला, उसमें अगर हम वैल्यूज रख दे 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/R1, तो R1 की जगह आप क्या रख लेंगे +-20, क्योंकि एक बार प्लस भी हो सकता है एक बार माइनस भी हो सकता है। उसी तरह से -1/+-30। तो अगर हम प्रोबेबिलिटीज देखें तो एक बार दोनों प्लस होगा, एक बार दोनों माइनस होगा, एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, इस तरह से 4 प्रोबेबिलिटीज जो है यहाँ पे बनती है। तो चारों केस में मतलब एक बार प्लस प्लस लेके, एक बार प्लस माइनस लेके, है ना, तीसरी बार आप एक को प्लस एक को माइनस, और चौथी बार जो है एक्सचेंज उल्टा कर देंगे, मतलब जिसको माइनस माना था उसको प्लस और जिसको प्लस माना था उसको माइनस। तो इस तरह से सॉल्व करके आपको अलग अलग 4 जो है आंसर्स मिलेगा, यानी कि डिफरेंट फोकल लेंथ मिलेगा, और यही इस सवाल का जवाब होगा। एसवी का क्वेश्चन नंबर 51 है ये, और एक थिन लेंस दिया गया है और दोनों साइड कन्वेक्स है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी r के इक्वल दिया गया है, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 दे दिया गया है, और लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 है और एक μ3 दे दिया है। और सवाल पूछा गया है कि लाइट को अगर हम पैरेलल पास करवाएं, एक बार μ1 से और एक बार μ3 से, अलग अलग क्वेश्चन है, तो आपको फाइनल इमेज की पोजीशन बतानी है। तो सबसे पहले हम एक बार काम करते हैं μ1 के लिए, यानी कि लाइट जो है पैरेलल μ1 से पास हो रही है। तो जो सरफेस के लिए हम काम करेंगे सिंगल हम काम करेंगे। तो सबसे पहले एक साइड एक सरफेस के लिए हम काम कर लें, तो फॉर्मूला हमारे पास है ही μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, और u यहाँ क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, चूंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना, और r क्या होगा इसका पॉजिटिव होगा। अच्छा, दूसरे सरफेस के लिए अगर हम काम करें तो फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा μ3/v डैश मान लीजिए, है ना, फाइनल इमेज माइनस μ2/u, और u क्या हो जाएगा, पहले का जो इमेज होगा ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, है ना, तो इसको हम क्या ले लेंगे, v ले लेंगे। तो यहां से आपको μ3 माइनस μ2/-r, चूंकि माइनस जो है इसका लेफ्ट साइड की ओर है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके आपको v डैश मिल जाएगा, और बिल्कुल यही काम जो है दूसरे पार्ट के, यानी कि जब लाइट इंसिडेंट होगा μ3 से तो कर लेंगे और फाइनल इमेज हम निकाल सकते हैं। तो ये था इस सवाल का जवाब। एसवी का क्वेश्चन नंबर 52 है ये, और यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और 2 पार्ट में पूछा गया सवाल। एक बार ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे दी गई 9.8 सेंटीमीटर, दूसरी बार दे दिया गया 10.2 सेंटीमीटर, और आपको बताना है इमेज की पोजीशन, इमेज का नेचर। तो बड़ा सिंपल लग रहा होगा आपको, क्योंकि लेंस फॉर्मूला हमारे पास है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, और फोकल लेंथ हमें पता है कि पॉजिटिव लेना है चूंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो अगर हम देखें तो यहाँ आपको v जो आएगा वो निगेटिव आ रहा है। अच्छा, निगेटिव तो आना भी चाहिए ना, क्योंकि एक तरह से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो पोल और फोकस के बीच में है, तो ऑब्वियस है कि इमेज जो होगा वर्चुअल होगा, और जो वर्चुअल होगा तो सेम साइड होगा, है ना, और क्या होगा, इरेक्ट होगा। तो ये हो गया पार्ट 1। दूसरे पार्ट में 10.2 है। अच्छा, 10.2 जब आप रखेंगे तो आपको v क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव मतलब दूसरे साइड लेंस के दूसरी ओर बन रहा है, और दूसरी ओर बन रहा है इसका मतलब है कि वो रियल है, और जब रियल होगा तो वो ऑब्वियस है क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। एचसीवी का 53 नंबर का ये सवाल है। इसमें आपको एक स्लाइड प्रोजेक्टर दिया गया है, और स्लाइड का जो डायमेंशन है वो 35 mm इंटू 23 mm दिया गया है, और एक स्क्रीन है लेंस से 10 मीटर अवे जहाँ पे इमेज बनेगा। और ऑब्वियस है हमें पता है कि इमेज जो है स्क्रीन पे हमेशा रियल और इन्वर्टेड फॉर्म होता है। अब यहाँ पे क्या करें कि स्क्रीन का चूंकि डायमेंशन 2x2 दिया है, 2x2 मीटर दिया गया है, तो आप इसको यहाँ से आप मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए, है ना। m इज इक्वल टू क्या होता है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, और चूंकि इन्वर्टेड होगा तो यहाँ पे हमें पता है कि निगेटिव आएगा m का वैल्यू, तो यहाँ आपको m क्या मिल रहा है, -400/7। ठीक है, मैग्निफिकेशन से मिल गया। अब क्या करना है कि m इज इक्वल टू v/u, और v आपको 10 पता है तो यहाँ से u मिल जाएगा। और फाइनली एक काम हमें क्या करना है, लेंस फॉर्मूला लगा देना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v हमारे पास 10 मीटर है, u हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ से फोकल लेंथ आपको मिल जाएगा। तो बड़े आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। एससीवी का 54 नंबर का ये सवाल है, और कन्वेक्स लेंस दिया गया है, उसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर दे दिया गया है। साथ में कहा गया कि जो पार्टिकल है वह ऑसिलेट कर रहा है, मतलब एक तरह से एसएचएम है, और उसका एम्पलीट्यूड कितना दिया गया, 1 सेंटीमीटर, और मीन पोजीशन जो है वो दिया गया है लेंस से 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको निकालना है जो इमेज फॉर्म होगा उसके एम्पलीट्यूड, है ना, उसका एम्पलीट्यूड निकालना है। तो 2 पार्ट में काम करते हैं। सबसे पहले जब 1 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर पीछे जाएगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक तरह से कितना हो जाएगा 20, मीन पोजीशन में 1 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए तो 19 सेंटीमीटर। अब लेंस फॉर्मूला हमारे पास है ही, है ना, फोकल लेंथ दे दिया गया है, यहां से आपको इमेज डिस्टेंस मान लीजिए v1 आ गया, है ना। अब दूसरी बार जो है दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन है तो 1 सेंटीमीटर आगे जाएगा तो 20 + 1 कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। तो अब 21 सेंटीमीटर के लिए इमेज जो डिस्टेंस है मान लेते हैं वो v2 है, फिर से हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे और हमें v2 मिल जाएगा। अब जो है इमेज का एम्पलीट्यूड क्या होगा तो v2 - v1/2, यहां सॉल्व कर लीजिए, आपको एम्पलीट्यूड जो है मिल जाएगा किसका, इमेज का। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। 55 नंबर का ये सवाल है और यहाँ पे आपको एक कन्वेक्स लेंस दिया गया है, इसका फोकल लेंथ दिया गया है 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर अवे जो है ऑब्जेक्ट को रखा गया है। और आपको यहाँ एक्चुअली दो सवाल है, एक तो है कि आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है और उसकी मदद से इमेज की जो है डिस्टेंस निकालना है और दूसरा फॉर्मूले की मदद से निकालना है। तो देखिए एक चीज़ तो यहाँ स्पष्ट है कि जो ऑब्जेक्ट की पोजिशन है वो फोकस और पोल के बीच में है और हमें पता है कि अगर ऐसा हो तो इमेज जो है सेम साइड यानी कि ऑब्जेक्ट की ओर फॉर्म होता है और वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है और इनलार्ज होता है। तो अब जो है क्या करना है, अगर हम रे डायग्राम ड्रॉ करें तो हमने आपको बड़ा सिंपल सा रूल बताया था कि एक बार लाइट को पैरेलल ले जाए और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास होगा, ठीक है, और एक रे ऑफ और लाइट चाहिए तो उसको क्या करेंगे ऑप्टिकली सेंटर से आप पास करवा दीजिए तो वर्चुअली कहीं ना कहीं पीछे की ओर मीट करेगा और जहां पे मीट करेगा दो लाइट वहां पे क्या होगा एक वर्चुअल इनलार्ज इमेज फॉर्म होगा जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा और यहां पे इनकी मदद से आप वी निकाल सकते हैं ग्राफिकली। अब है कि अगर हम मैथमेटिकल जो रिलेशन है फॉर्मूला है लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u, चूंकि यहां पे फोकल लेंथ भी दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर और पॉजिटिव लेना है क्योंकि कन्वेक्स के लिए f क्या लेते हैं पॉजिटिव और u यहाँ -5 ले लेंगे। तो जैसे ही वैल्यू रखोगे आपको v शायद आपको 13.3 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 56 है ये और कहानी यहाँ ये है कि एक कन्वेक्स लेंस है और एक पिन है जिसका साइज जो है दिया गया है 2 सेंटीमीटर है और उसका इन्वर्टेड इमेज जो है वो दूसरे साइड फॉर्म हो रहा है और उसका साइज भी दे दिया गया है 1 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इन दोनों का जो लेंथ है टोटल वो क्या है 40 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया गया है। तो अब क्या करना है, m मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता है, m = क्या हो जाएगा इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, तो ये -1/2 हो जाएगा। माइनस क्यों, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है। अच्छा m = क्या फॉर्मूला होता है v/u, तो यहां से v और u में एक रिलेशन मिल गया। अब क्या करना है कि u का मैग्नीट्यूड और आपको v का मैग्नीट्यूड दोनों को अगर हम सम करें यानी कि प्लस करें तो वो किसके बराबर होगा 40 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहां पे आप जो है u की जगह क्या रख देंगे 2v, तो यहां से आपको v भी मिल जाएगा और आपको u भी मिल जाएगा। अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी मिल गया, इमेज डिस्टेंस भी मिल गया। तो अब क्या करना है, फोकल लेंथ निकालना है इस क्वेश्चन में, तो लेंस फॉर्मूला लगा लीजिए 1/f = 1/v - 1/u। u और v की वैल्यू आप रखेंगे तो यहां फोकल लेंथ भी आपको मिल जाएगा। तो ये था इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 53 है ये और कहानी ये है कि एक कन्वेक्स लेंस है और उससे 18 सेंटीमीटर अवे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिससे कि उसका इमेज जो फॉर्म होता है रियल होता है और दूसरी ओर होता है। ऑब्वियस है कि रियल होगा तो दूसरी ओर होगा और वो इन्वर्टेड होगा और कहानी ये है कि वो डबल साइज का होता है। तो एक तरह से m आपको क्या दे दिया गया -2 है ना, माइनस क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। अच्छा m = क्या फॉर्मूला था v/u, तो यहां से u -18 सेंटीमीटर रखेंगे तो v आपको +36 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब आपके पास u भी है v भी है तो एक काम करते हैं कि हम फोकल लेंथ लेंस का निकाल लेते हैं ना, लेंस फॉर्मूला हमारे पास है ही, वहां से हमें फोकल लेंथ भी मिल जाएगा। अब कहानी ये है कि ऑब्जेक्ट की वो पोजीशन बतानी है, डिफरेंट पोजीशन बतानी है जिससे कि इमेज जो है वो रियल हो लेकिन वो थ्राइस हो जाए यानी कि 3 गुना हो जाए। तो एक तरह से मैग्निफिकेशन हमें क्या चाहिए -3 चाहिए और m = क्या होता है v/u है ना, तो यहां से v = क्या हो जाएगा -3u। अब ये वैल्यू आप रखें है ना, लेंस फॉर्मूला फिर से एक बार चूंकि आपके पास फोकल लेंथ भी है ना, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u रख लें और v की जगह -3u रख लीजिए। तो आप जब वैल्यू रखोगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, u मिल जाएगा। ठीक है, तो यही था इस 58 नंबर का ये सवाल है और फिर से एक बार कॉन्वेक्स लेंस दिया गया और उसके सामने में 2 सेंटीमीटर लेंथ का एक पिन को प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा गया और सेंटर से लेंस तक का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया है 11 सेंटीमीटर और पूछा गया है जो इमेज फॉर्म होगा है ना दूसरी ओर उसका लेंथ बताना है क्या होगा। तो क्या करना है कि अगर हम देखें दोनों एक्सट्रीम एंड पे तो एक एक्सट्रीम एंड जो है सेंटर तक का 11 है तो 1 ऐड कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर हो गया है ना, और
दूसरा जो एक्सट्रीम एंड है पिन का वो कितना हो जाएगा, तो 11 में से 1 माइनस कर दो तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब क्या करना है, एक बार u जो है -12 सेंटीमीटर ले लेना है और v निकाल लेंगे, है ना। दूसरी बार हम क्या करेंगे, u की जगह जो एंड है, दूसरा एंड जो है पिन का यानी कि 10 सेंटीमीटर -10 सेंटीमीटर ले लेंगे और यहां से आपको इमेज एक बार फिर से मिल जाएगा। मतलब एक बार दोनों एंड का यानी कि जो है नियर बाई का और एक जो है एक्सट्रीम एंड, दोनों का हमें क्या निकालना है, इमेज की पोजीशन, और उन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इमेज का लेंथ। तो यही था इस सवाल का जवाब। 59 नंबर का ये सवाल है और कहानी ये है कि आपको सन का डायमीटर दे दिया गया है और सन और लेंस के बीच का डिस्टेंस भी दे दिया गया है और लेंस का फोकल लेंथ जो है कन्वेक्स लेंस है और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया गया है और कहा गया है कि रेडियस जो होगा इमेज का वो बताना है ना, उसकी साइज बतानी है। तो करना क्या है, सबसे पहले एक तो है कि काफी ज्यादा दूर है यानी कि डिस्टेंस एक तरह से हम u इन्फिनिटी मान लें, तो जो इमेज फॉर्म होगा वो कहां पे होगा, फोकस पे, है ना। सन का जो इमेज फॉर्म होगा लेंस के द्वारा आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां पे होगा, फोकस पे होगा। तो एक तरह से v जो हो गया इमेज डिस्टेंस वो फोकल लेंथ के बराबर हो गया, मतलब 20 सेंटीमीटर। अच्छा, अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल टू क्या होता है, v बाई u। तो v जो है f यानी 20 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब सन से लेके लेंस तक का डिस्टेंस दिया गया है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, मैग्निफिकेशन m मिल गया। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ इमेज। तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। तो यहां पे इमेज हाइट ना लेके यहां क्या ले लेंगे, रेडियस ऑफ इमेज का रेडियस और डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का रेडियस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो रेडियस ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू रेडियस ऑफ द जो है ओरिजिनल यानी कि सन का जो दिया गया है। तो मल्टीप्लाई कर लें और फाइनली आपको आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है ये और कहानी ये है कि आपको पावर दिया गया डायोप्टर में, कितना दिया गया, +5 डायोप्टर। इसका मतलब है कि कन्वेक्स लेंस है और वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है और उसका मैग्निफिकेशन एक तरह से दे दिया गया 4 टाइम्स लार्ज है, मतलब m4 दे दिया गया है। अच्छा, डायोप्टर का मतलब क्या हो गया, है ना, डायोप्टर का मतलब हो गया कि पावर है और पावर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ होता है। तो यहां से फोकल लेंथ अगर आप कैलकुलेट करें तो 100/5 जो कि सेंटीमीटर में हमें चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमें दे दिया गया है और m भी दे दिया गया और m जो है इक्वल होता है v बाई u से। तो यहां पे v जो हो जाएगा 4u हो जाएगा। तो आपको v भी मिल गया, आपके पास फोकल लेंथ है, लेंस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो कि पूछा गया है -15 सेंटीमीटर। तो यही था इस सवाल का जवाब। 1 नंबर का ये सवाल है और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक लेंस है और एक मिरर है और दोनों ही जो है एक कनकेव लेंस है और एक कनकेव मिरर दिया गया, दोनों का फोकल लेंथ भी दे दिया गया है। सवाल यहाँ ये है कि लेंस से कितनी दूर ऑब्जेक्ट को रखें जिससे कि उसका रियल इमेज फॉर्म हो और ऑब्जेक्ट पे ही हो। तो यहाँ पे हम 2 पार्ट में करेंगे। सबसे पहले हम लेंस के लिए देखें तो लेंस चूंकि कनकेव लेंस है तो वो क्या करेगा, वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा और जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड, तो एक तरह से लाइट जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज होगा और पीछे वर्चुअली मीट करेंगे। तो मान लेते हैं आई वो पोजीशन है जैसा कि फिगर में दिख रहा होगा, वहां पे लेंस के द्वारा इमेज फॉर्म हो रहा है। अब देखिए ये लाइट अगर हम वर्चुअली अगर हम पीछे की ओर ले जाएं, है ना, तो मिरर से टकराएगा और मिरर से टकराने के बाद अगर सेम पाथ को अगर वो रिट्रेस करे, है ना, तो एक तरह से हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जहां पे है वहीं पे इमेज फॉर्म होगा। लेकिन ये होगा कब, ये तभी हो सकता है जबकि लाइट जिस पाथ से गया उसी पाथ से रिटर्न हो जाए और ये तभी पॉसिबल है जब वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्योंकि वो नॉर्मल होता है तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल और जो होगा वो रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें तो आई जो पोजीशन होनी चाहिए वो मिरर के रिस्पेक्ट में देखें तो वो कितना होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, दोनों के बीच का गैप 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो एक तरह से कनकेव जो लेंस है उससे जो इमेज फॉर्म हो रहा है आई वो क्या हो जाएगा, 20 - 5 यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो -15 सेंटीमीटर चूंकि लेफ्ट साइड है तो -15 सेंटीमीटर आपको लेंस के लिए क्या मिल गया, v मिल गया, है ना। और u हमें निकालना है, लेंस फॉर्मूला लगा देंगे और फोकल लेंथ हमें दिया गया है, यहां से u आपको क्या मिल जाएगा, -60 सेंटीमीटर। तो यही था इस सवाल का जवाब। 62 नंबर का ये सवाल है और एक कन्वर्जिंग लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस दिया गया है, 12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है और कोएक्सियली 5 सेंटीमीटर के गैप पे एक डाइवर्जिंग मिरर मतलब कि कन्वेक्स मिरर रखा गया है और उसका फोकल लेंथ जो है 7.5 सेंटीमीटर दिया गया है। और क्वेश्चन फिर से वही है पिछले क्वेश्चंस की तरह कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें जिससे कि आप उसका जो फाइनल इमेज फॉर्म हो वह ऑब्जेक्ट पे ही हो।
ठीक है। तो अब अगर हम लेंस को देखें तो लेंस से क्या होगा, लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होने के बाद एक तरह से जब इंसिडेंट होगा मिरर पे तो वो नॉर्मली अगर हो, है ना, तो क्या होगा कि लाइट जो है सेम पाथ को रिट्रेस कर लेगा और जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। लेकिन ये होगा कब, अब 90 डिग्री से अगर वो इंसिडेंट हो रहा है तो एक तरह से अगर हम देखें तो वो वर्चुअली अगर हम मिलाएं तो फिगर में दिख ही रहा होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज फॉर्म होना चाहिए। अब चूंकि फोकल लेंथ जो है मिरर का 7.5 सेंटीमीटर है, उसका ट्वाइस कर दें यानी 15 सेंटीमीटर, तो मिरर के रिस्पेक्ट में देखें तो इमेज की पोजीशन कहां होनी चाहिए, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मतलब 15 सेंटीमीटर पे होनी चाहिए। तो अगर हम लेंस के रिस्पेक्ट में देखें तो चूंकि गैप 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 15 + 5 20 सेंटीमीटर, मतलब इमेज का जो डिस्टेंस हो गया लेंस के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, +20 सेंटीमीटर, चूंकि दूसरी ओर है और फोकल लेंथ लेंस का दिया ही गया था 12 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लेंस फॉर्मूला यूज करके क्या निकाल लेंगे, u निकाल लेंगे और u जो है यहां पे आपको मिल रहा है -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि 30 सेंटीमीटर अवे लेंस से अगर हम रखेंगे लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट को तो वहां पे जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ वहीं पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। और यही था इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 63 है ये, और कहानी यहाँ ये है कि एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ आपको दिया गया है कितना 25 सेंटीमीटर और कोएक्सियली जो है एक कन्वेक्स मिरर रखा गया है जिसका फोकल लेंथ है कितना दिया गया 40 सेंटीमीटर और दोनों के बीच का गैप दे दिया गया 15 सेंटीमीटर। और कहानी कुछ ये है कि ऑब्जेक्ट को इन बिटवीन कहाँ रखा जाए जिससे कि एक बार रिफ्लेक्शन हो मिरर के थ्रू और जब फाइनली वो रिफ्लेक्ट होगा लेंस के थ्रू तो पैरेलल हो जाए। तो अगर हम रे डायग्राम देखें तो ये तभी पॉसिबल अगर हम लेंस के लिए सोचे सबसे पहले, क्योंकि वो पैरेलल हो रहा है तो यहां से एक आपको कंडीशन मिल रहा है कि ये पैरेलल तभी हो सकता है जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो, वो फोकस पे हो, है ना। क्योंकि मिरर के लिए हम जो इमेज की पोजीशन होगी यानी जो इमेज डिस्टेंस होगा वो लेंस के लिए एक तरह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि 25 सेंटीमीटर यानी कि लेंस के लिए 25 सेंटीमीटर अवे जो है इमेज जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन होनी चाहिए। तो 25 और गैप कितना दिया हुआ है 15, तो ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। मतलब मिरर के रिस्पेक्ट में देखें तो जो डिस्टेंस हो गया इमेज का, चूंकि मिरर के लिए ये इमेज हो गया है ना, तो 10 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस हो गया और फोकल लेंथ मिरर का आपको पता ही है तो यहां से आपको u मिल जाएगा, है ना। मिरर के लिए क्या u आ जाएगा तो -40/3 आ रहा है। तो एक तरह से यही सवाल का जवाब था, यानी कि इस पोजीशन पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो आफ्टर वन रिफ्लेक्शन जब लाइट रिफ्लेक्ट होगा तो फाइनली जो है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 जो है 64 का ही एक्सटेंशन है और पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताइए जिससे कि दो इमेज जो है एक ही पॉइंट पे बने, एक ही पोजीशन पे बने। तो मान लीजिए कि लेंस से 30 सेंटीमीटर अवे अगर हम एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यानी कि एक तरह से लेंस के लिए क्या हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमें पता है कि पाथ रिट्रेस होगा और दूसरी ओर जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज फॉर्म होगा। मान लेते हैं इसको हम एक नाम देते हैं S1 है। अब क्या है कि अगर हम इस पोजीशन के लिए मिरर के रिस्पेक्ट में देखें तो 20 सेंटीमीटर हो गया और मिरर का चूंकि फोकल लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर दिया गया था, मतलब यह भी एक तरह से क्या हो गया 20 सेंटीमीटर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि पाथ रिट्रेस होगा, तो एक तरह से जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। मान लेते हैं ये S' है। अब चूंकि यह लेंस के लिए एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह, तो पाथ जो है वो रिट्रेस करेगा और फाइनली जो है एक S2 इमेज जो है S1 पे जाके एक बार फिर से फॉर्म हो जाएगा। तो यहां क्वेश्चन यही था कि वह पोजीशन बताना है जैसे कि एक ही पॉइंट पे दो इमेजेस फॉर्म हो। तो ये होना चाहिए क्या, लेंस से 30 सेंटीमीटर अवे अगर हम रखते हैं यानी कि मिरर से 20 सेंटीमीटर अवे, तो वो पॉइंट होगा जहां पे कि दो इमेजेस जो है एक ही पॉइंट पे फॉर्म होगा। यही था इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 66 है ये और कहानी है कि एक कन्वेक्स लेंस दिया गया है जिसका फोकल लेंथ दे दिया गया 15 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर अवे जो है कोएक्सियली जो है एक कनकेव मिरर प्लेस किया गया है जिसका फोकल लेंथ कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर और लेंस से लेफ्ट साइड की ओर जो है 30 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और पूछा गया है कि फाइनल जो इमेज फॉर्म होगा वो किस पोजीशन पे फॉर्म होगा और उसका साइज क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंस के लिए बात करेंगे। तो लेंस के लिए देखें तो
30 सेंटीमीटर रखा हुआ है, और 30 सेंटीमीटर क्या है, तो लेंस के लिए एक तरह से 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और हमें पता है कि जो इमेज फॉर्म होगा लेंस के दूसरी ओर 2f यानी 30 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो जाएगा। और चूंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमें यह भी पता है कि साइज जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है, सेम साइज होगा, मतलब मैग्निफिकेशन 1 होगा और इन्वर्टेड होगा, है ना, रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगा। अब जो है मिरर के लिए अगर देखो तो मिरर के लिए चूंकि दोनों का बीच गैप है 50 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म हो गया है, तो मिरर के लिए 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया, है ना, और मिरर का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के लिए 20 सेंटीमीटर हो गया। तो एक तरह से ये जो इमेज है ना, वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो फिर से एक बार पाथ रिट्रेस होगा और जिस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है वहां पे सेम साइज का लेकिन अपोजिट यानी कि ऊपर की ओर इमेज फॉर्म हो जाएगा मिरर के लिए। अब जो है ये तो हो गया। अब एक बार फिर से ये जो फाइनल जो इमेज फॉर्म हुआ है मिरर के द्वारा वह लेंस के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, और चूंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हुआ है तो दूसरे साइड यानी कि जहां पे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था वहीं पे फाइनल इमेज फॉर्म होगा और फिर से वो उल्टा होगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। तो कहानी यहां ये बनी कि ऑब्जेक्ट जो रखा गया है जिस पोजीशन पे जिस लोकेशन पे रखा गया, फाइनल इमेज जो होगा वहीं पे फॉर्म होगा, सेम साइज का होगा और इन्वर्टेड होगा। तो यही इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 67 है ये, और कहानी ये है कि कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ दिया गया है 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर अवे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, और आपको पूछा गया कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, है ना। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि बीच में एक रेक्टेंगुलर स्लैब 1 सेंटीमीटर थिकनेस का डाल दिया गया है। तो एक बार हम केवल लेंस के लिए सोचें तो चूंकि ये एक तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हमें पता है कि जो इमेज फॉर्म होगा वह लेंस के दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे ट्विस्ट ये कह के किया गया है कि यहाँ पे एक स्लैब है भाई, तो ये जो रेक्टेंगुलर स्लैब है इसकी वजह से क्या होगा, एपरेंट शिफ्ट होगा, और एपरेंट शिफ्टनेस का फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने बताया था कि t इन ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन म्यू, और t यहाँ कितना दिया गया, थिकनेस प्लेट का दे दिया गया 1 सेंटीमीटर और म्यू है 1.5, तो यहाँ से इसको आप निकाल लें तो शिफ्ट क्या हो जाएगा 0.33। तो एक्चुअल में अगर ये प्लेट नहीं होता तो 30 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म होता, अब चूंकि प्लेट है तो ये 0.33 मीटर जो है वो आगे की ओर शिफ्ट कर देगा, सॉरी सेंटीमीटर शिफ्ट कर देगा, तो टोटल जो इमेज की जो पोजीशन हो जाएगी फाइनली वो क्या हो जाएगा 30 प्लस 0.33 मतलब 30.33 सेंटीमीटर, और यही इस सवाल का जवाब था। 8 नंबर का ये क्वेश्चन है, और कहानी ये है कि एक कन्वेक्स लेंस दिया गया जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और एक कनकेव लेंस जो है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है को एक्सली प्लेस किया गया है, और सेपरेशन उन दोनों के बीच 10 सेंटीमीटर है, और एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास हो रहा है ना। एक बार चूंकि दिया नहीं गया कि कन्वेक्स साइड से या कनकेव साइड से, तो हम दोनों केस लेंगे। एक बार कन्वेक्स साइड से हम पहले लेते हैं, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट और बीम का डायमीटर जो है दे दिया गया है 5 mm, और पूछा गया है, दो सवाल है, एक तो है कि फाइनली जब ये रिफ्रैक्ट करेगा तो वो पैरेलल होगा, यानी कि पैरेलल लाइट जो है आफ्टर फाइनल रिफ्रैक्शन जो होगा वह भी पैरेलल होना चाहिए, और दूसरा जो है उसका डायमीटर क्या होगा। तो अगर ध्यान से देखें तो कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों का फोकल लेंथ एक ही पॉइंट पे बन रहा है ना, दोनों, चूंकि कन्वेक्स लेंस के लिए 20 सेंटीमीटर बनेगा और चूंकि गैप जो है 10 सेंटीमीटर का है, तो हम कहेंगे कि कनकेव और कन्वेक्स दोनों लेंस का जो फोकस है वो एक ही पोजीशंस पे है। अब जैसे ही पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर मान लीजिए कॉन्वेक्स साइड से हम ले जाएं तो वो क्या होगा, वो कन्वर्ज होना चाहेगा कहां पे, फोकस पे, लेकिन बीच में कनकेव लेंस है तो वो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। अच्छा, अब चूंकि डाइवर्जेंट जो लेंस है उसके लिए जो इमेज बना है कन्वेक्स लेंस के द्वारा वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो एक तरह से फोकस पे रखा हुआ है कनकेव लेंस के लिए तो वो पैरेलल कर देगा, है ना, क्योंकि हमें पता है कि फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट हो तो लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो ये तो प्रूव हो गया कि लाइट फाइनली जो है वो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, है ना। लेकिन अब है दूसरा सवाल कि डायमीटर क्या होगा। तो यहां से अगर हम कनकेव लेंस के ऊपर जो हाइट जो है डायमीटर का अगर हम h मान लेते हैं तो एक सिमिलर ट्रायंगल आपको दो नजर आ रहा होगा, तो यहां से आपको डायमीटर जो है कितना मिल रहा है 5/2 मतलब 2.5 mm। अब यही काम जो है रिपीट कर देना है दूसरे साइड से, यानी कि कनकेव साइड से पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगा, है ना। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, वो डाइवर्ज होगा और वो फोकस पे जाके मीट होगा। अब ये फोकस जो है जहां पे ऑब्जेक्ट है वो कन्वेक्स लेंस के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, और हमें पता है कि अगर फोकस पे हो तो फाइनली जो लाइट जो होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाएगा। तो चलो ये भी प्रूव हो गया कि दोनों ही केस में जो है लाइट आफ्टर फाइनल रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो रहा है। और रही बात बीम के डायमीटर का, तो फिर से यहाँ पे हम
सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लेंगे जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा होगा, लेकिन इस बार जो है आपको डायमीटर डबल मिल रहा है, यानी कि 5 × 2 10 mm, जिसको आप 1 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों चीज प्रूव कर लिया, एक तो हमने डायमीटर निकाल लिया और ये प्रूव कर दिया कि आफ्टर रिफ्रैक्शन फाइनली जो है पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है पैरेलल ही पास। एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 69 है ये, और कहानी ये है कि एक कनकेव लेंस दिया गया जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर अब एक कोएक्सियली जो है एक कन्वेक्स लेंस जिसका की फोकल लेंथ दिया गया है 30 सेंटीमीटर प्लेस किया गया है, और कहा गया है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है लाइट जो है वो क्या हो जाती है पैरेलल, मतलब इन्फिनिटी पे इमेज बनता है। इसका मतलब है कि लाइट क्या हो जाता है इमर्जेंट, जब फाइनली होगा तो वो पैरेलल हो जाएगा। लेकिन चूंकि कहानी में ये क्वेश्चंस में नहीं दिया गया है कि किस ओर रखा गया है, तो एक बार हम कनकेव साइड से चलते हैं और दूसरी बार कन्वेक्स साइड पे। तो अब चूंकि अगर हम कन्वेक्स साइड की ओर देखें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम u मान लेते हैं, और एक तरह से लाइट जो रिफ्रैक्ट करेगा है ना फाइनली, तो चूंकि कन्वेक्स लेंस से पैरेलल पास होना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जबकि फोकल लेंथ पे इमेज फॉर्म हो, है ना। चूंकि कनकेव लेंस का जो ऑब्जेक्ट जो इमेज होगा वो कन्वेक्स के लिए क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो जाएगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 30 सेंटीमीटर यानी कि जो फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर पे इमेज बनना चाहिए, है ना, कनकेव लेंस के लिए। तो चूंकि सेपरेशन 15 सेंटीमीटर है तो हम कनकेव लेंस के लिए जो v जो होगा इमेज डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। अच्छा, फोकल लेंथ दिया गया है ना, तो आप यहां से u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं, और u आपको आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। मतलब लेफ्ट साइड में आपको 60 सेंटीमीटर अवे रखना चाहिए, जिससे कि फाइनली लाइट जो है वो क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, मतलब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। ये तो हो गया एक साइड से। अगर हम कन्वेक्स साइड से देखें, है ना, तो कन्वेक्स साइड से एक बार फिर से अगर मान लीजिए लाइट पास करवाएं और वो फाइनली क्या होगा वो पैरेलल हो जाए, है ना। अगर ये पैरेलल हो जाएगा तो ये कब होगा, जब फोकस पे बने, है ना। अब चूंकि कनकेव लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया गया है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया गया, तो 20 सेंटीमीटर पे बनना चाहिए, और दोनों के बीच का गैप कितना दिया 15, तो 15 + 20 कितना हो गया 35 सेंटीमीटर। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस के लिए इमेज कहां पे फॉर्म होना चाहिए 35 सेंटीमीटर पे। और अब फिर से एक बार लेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, और यहां से आपको u जो आ जाएगा -210 सेंटीमीटर, मतलब लेस से 210 सेंटीमीटर अवे जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो फाइनली जो है इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, और इस तरह से इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है ये, और कहानी है कि दो कॉन्वेक्स लेंस को कोएक्सियली प्लेस किया गया है, और एक का फोकल लेंथ है जो है दिया गया 10 सेंटीमीटर, दूसरे का 5 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच जो है सेपरेशन 40 सेंटीमीटर का है। और फर्स्ट लेंस से ऑब्जेक्ट एक रखा गया है 15 सेंटीमीटर अवे, जिसका हाइट है 5 mm, और सवाल में पूछा गया है कि आपको बताना है कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज उसका नेचर क्या होगा, और इमेज का साइज क्या होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेंस के लिए अगर काम करें तो u आपको दे दिया गया है ना, फोकल लेंथ भी दे दिया गया है, तो यहां से v आपको आ जाएगा कितना 30 सेंटीमीटर। तो एक तरह से जो ये इमेज बना है वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 40 में से 30 माइनस करते हैं तो 10 सेंटीमीटर। अच्छा, सेकंड लेंस का फोकल लेंथ चूंकि 5 सेंटीमीटर है तो एक तरह से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, और इसका साइज अगर आप देखें तो फर्स्ट लेंस के लिए तो m = v/u से, चूंकि v यहां डबल हो रहा है तो 30/15 यानी कि ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि इमेज का साइज ट्वाइस हो जाएगा और इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। लेकिन एक बार और जब रिफ्लेक्शन सेकंड लेंस के लिए हम देखेंगे तो चूंकि सेकंड लेंस का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हुआ है, तो दूसरे साइड यानी कि 10 सेंटीमीटर पे जो है इमेज फॉर्म होगा, और फिर से एक बार इन्वर्टेड हो जाएगा, तो इन्वर्टेड क्या होगा इरेक्ट, यानी कि फाइनल जो इमेज बन रहा है वो रियल कट कर रहा है तो रियल फॉर्म हो रहा है, और इरेक्ट है फाइनली चूंकि इरेक्ट हो रहा है, और इमेज की जो पोजीशन है फाइनली सेकंड लेंस से देखें तो वो कहां पे है 10 सेंटीमीटर में बन रहा है। तो इस तरह से ये था इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 71 है ये, और कहानी है यहाँ पे कि एक कन्वेक्स लेंस है और उससे 15 सेंटीमीटर अवे जो है ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो उसका इमेज जो फॉर्म होता है वो कहाँ पे होता है 30 सेंटीमीटर पे, और एक कनकेव लेंस को अगर उसके कांटेक्ट में रख देते हैं तो वो 30 सेंटीमीटर जो है इमेज शिफ्ट हो जाता है आगे की ओर। तो पूछा गया है कि फोकल लेंथ जो होगा कनकेव लेंस का क्या होगा और कन्वेक्स लेंस का भी। तो सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस के लिए निकाल लेते हैं। तो चूंकि u दिया गया है और v भी दिया गया है और लेंस फॉर्मूले में u और v की वैल्यू रखें, तो यहां से हमें फोकल लेंथ कितना मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब है कि जब फर्दर वो शिफ्ट करेगा, है ना, तो आपको v जो है 30 से 30 और शिफ्ट करेगा तो 60 सेंटीमीटर पे इसका मतलब हुआ कि फाइनल इमेज फॉर्म होगा। तो एक बार फिर से हम क्या करते हैं कि कंबाइंड जो फोकल लेंथ है उसको हम f मान लें, तो लेंस फॉर्मूला लगा लीजिए 1/f = 1/v - 1/u। तो यहां से आपको कंबाइंड फोकल लेंथ कितना आ जा रहा है 12 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब है कि आपको पता है कि दो लेंस अगर आपस के में कांटेक्ट में रखे हों तो जो फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, जहां f1 कन्वेक्स लेंस का हमें फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर पता ही है और f यानी कि कंबाइंड फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर मिल गया है। तो इसको सॉल्व करने से f2 यानी कि कनकेव लेंस का जो है फोकल लेंथ आपको क्या मिल जाएगा, -60 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर 72 नंबर का ये सवाल है और कहानी है कि दो कन्वेक्स लेंस है, दोनों को एक्सली प्लेस किया गया है, दोनों के बीच का सेपरेशन 15 सेंटीमीटर है और दोनों का लेंथ जो है फोकल लेंथ वो इक्वल है 10 सेंटीमीटर के। और तीन सवाल है, एक तो है कि पूछा गया कि फाइनली लाइट जो है वो डाइवर्ज होगा, ये आपको प्रूव करना है। दूसरा है फाइनल इमेज की पोजीशन बतानी है ना। और तीसरा जो है आपको बताना है कि कंबाइंड जो है फोकल लेंथ क्या होगा, लेंस एक फॉर्मूला है हमारे पास कंबाइंड फोकल लेंथ का, आपको याद ही होगा। तो एक एक करके काम शुरू करते हैं। सबसे पहले पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब जाएगा तो वो कहां पे इमेज फॉर्म होगा, फोकस पे है ना, पैरेलल जो इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे इमेज फॉर्म होगा। तो दूसरे लेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो 15 में से 10 माइनस कर दो तो 5 सेंटीमीटर, यानी कि सेकंड लेंस जो है उसके लिए यूज हो गया, क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब चूंकि यह जो है सेकंड लेंस के पोल और फोकस के बीच में है तो हमें पता है कि इमेज जो है सेम साइड फॉर्म होता है और वो डाइवर्जेंट चूंकि नेचर का होता है तो वो सेम साइड की ओर फॉर्म होता है ना। तो इस तरह से हमें ये प्रूव कर दिए कि फाइनली जो लाइट है वो क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। अच्छा, अगर इमेज की पोजीशन निकालना है तो u हमारे को -5 मिल गया, यहां से लेंस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दें तो आपको -10 सेंटीमीटर मिल जाएगा, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज फॉर्म हो रहा है। तो एक तरह से फाइनल इमेज की पोजीशन जो हो गई फर्स्ट लेंस से देखें तो 15 - 10 ये मतलब 5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये बी पार्ट का आंसर हो गया। और तीसरा जो है यहाँ पे कहा गया है कि कंबाइंड फोकल लेंथ, तो उसका फॉर्मूला हमें पता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2, जहां d जो है सेपरेशन बिटवीन टू लेंस है। तो सारी वैल्यूज आप रखेंगे तो f यहां आपको कितना आ रहा है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे प्लस आ रहा है लेकिन कह रहा है कि ये डाइवर्जेंट होगा, तो हमें तो पता ही है कि पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो फाइनली जो है वो डाइवर्जेंट नेचर का होता है और सेम साइड मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म। एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 73 है ये और बहुत बढ़िया सवाल है। थोड़ा कैलकुलेशन है। यहाँ पे एक कर्व सरफेस दिया गया है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है जैसा कि फिगर में दिख रहा होगा, और एक बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं। तो जब ड्रॉप कर रहे हैं तो क्वेश्चन यहाँ ये है कि आपको इमेज की स्पीड निकालनी है ना, जो स्फीयर है उसके अंदर जो इमेज फॉर्म होगा उसकी स्पीड निकालनी है। तो एक तो हमें पता है कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन थ्रू सिंगल सरफेस हो रहा है, तो फॉर्मूला हम वही लेंगे अपना पुराना वाला μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। और जो μ2 है सरफेस का यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का है दिया गया है, कितना है, म्यू दिया गया है और एयर के लिए हम 1 ले लेंगे। अब एक चीज है कि जब आप ड्रॉप कर रहे हो तो किसी भी इंस्टेंट पर्टिकुलर इंस्टेंट में ये सवाल पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि h हाइट है स्टार्टिंग में और हम जब ड्रॉप किए तो फ्री फॉल हुआ तो हाफ gt² नीचे गिरेगा। तो एक तरह से मान लो कि अब जो पोजीशन है जो बॉल की वो क्या है, y है, तो y किसके बराबर हो जाएगा, तो टोटल हाइट h में से माइनस कर देंगे हाफ gt²। तो यहां आप क्या कर लो कि फॉर्मूले में आप u की जगह y रख दो, है ना, -y रख दो, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, है ना, एक बार पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें और जब dv आपको मिल जाएगा तो दोनों तरफ dt लगा ले, तो dv/dt क्या हो जाएगा, एक तरह से इमेज की स्पीड जो कि सवाल में पूछा गया है, और उधर dy/dt जो है, dy/dt क्या हो गया, एक तरह से ऑब्जेक्ट की स्पीड जो फॉल हो रहा है, तो हमें पता है कि dy/dt जो होता है वो क्या होता है, gt, है ना। तो यहां से ये आपका एक तरह से ऑब्जेक्ट की स्पीड हो गई, और y की जगह यहां आप क्या रख देंगे, तो y की जगह आप क्या रख देंगे, तो टोटल h में से माइनस कर देंगे हाफ gt², तो y की जगह आप क्या रखेंगे, h माइनस हाफ gt²। बाकी आप देख ही रहे हैं यहाँ कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं, और यही आपका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 74 है ये और कहानी है कि एक कनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r दिया गया है और प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट v स्पीड से मूव कर रही है। तो आपको निकालना है जो इमेज की स्पीड होगी वो क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ आपको सबसे पहले तो मिरर फॉर्मूला ले लेना है ना। मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1/f, तो यहाँ 1/f की जगह 2/r, चूंकि r के फॉर्म में निकालना है तो 2/r इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अच्छा, तो u को हम क्या ले लेते हैं, x मान लेते हैं ना, u को यहाँ पे आप -x ले लीजिए। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप पहले क्या कीजिए, v निकाल लीजिए, है ना, लेंस फॉर्मूले की मदद से आपको v मिल जाएगा। अब क्या करना है कि दोनों साइड आप डिफरेंशिएट कर दे, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो dv/dt आपको क्या मिल जाएगा, dv/dt आपकी जो हो जाएगा वो एक तरह से इमेज की स्पीड हो जाएगी, जो कि क्वेश्चन पे पूछा गया है। और यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन टू रूल
लगेगा, है ना, जो भी आपको डिफरेंशिएशन का रूल आपको इस्तेमाल करना है। और dx/dt चूंकि x के फॉर्म में निकालना है तो dx/dt क्या हो गया, एक तरह से ये ऑब्जेक्ट की स्पीड हो गई जो कि दिया गया है v है। तो यहाँ पे वैल्यूज आप रखोगे तो फाइनली जो है आपको क्या मिल जाएगा, इमेज की स्पीड। तो यहाँ कैलकुलेशन दिया गया है, आप देख के कर सकते हैं। 75 नंबर का ये सवाल है और दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में कोलिजन के पहले अगर हम देखें तो पहले तो मिरर फॉर्मूला ले लेना है ना, 2/r = 1/v + 1/u। यहाँ से v मिल जाएगा और v को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इमेज की स्पीड वो मिल जाएगी। तो वो कितना आ रहा है, -r² -2u - r² जहाँ v क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और u की जगह हम क्या रख लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह, चूंकि vt डिस्टेंस डबल किया है तो अब जो u हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, d - vt। तो u की जगह d - vt रख देंगे और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में जो है कोलिजन के बाद अब चूंकि मिरर मूव कर रहा है ना, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर जो है ना, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस हम कर लेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि VIM जो होगा वो इक्वल हो जाएगा आपका क्या, r² / 2u - r² * v, और v जो है आपको पता है ऑब्जेक्ट की स्पीड है, और u की जगह क्या रख देंगे, d - vt। अब चूंकि वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है तो VIM को हम लिख सकते हैं VI - VM, तो यहाँ से VI जो है आपको v दूसरी ओर चला जाएगा, VM जो है v के इक्वल है, तो फाइनली आपको यहाँ पे आंसर दिख रहा होगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है ये और 3 पार्ट में यहाँ काम करना है। सबसे पहले तो जो बुलेट है और गन है उसके बीच में आप क्या कर लें, मोमेंटम कंजर्व कर लें, जिससे कि आपको यहाँ वेलोसिटी जो आ जाएगा किसका, बुलेट का, किसके रिस्पेक्ट में, तो मिरर के रिस्पेक्ट में। तो VVM कितना आ रहा है, 1 + m/M * v, जहाँ स्मॉल m आपको दिया है बुलेट का मास, कैपिटल M जो है गन का मास है, और v जो है जिस स्पीड से, कॉन्स्टेंट स्पीड से बुलेट फायर किया गया है। ठीक है, अब जो है कि VIM निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मिरर फॉर्मूले को डिफरेंशिएट कर देंगे, जिससे कि v जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dv/dt आपको क्या मिल जाएगा, इमेज की स्पीड, और किसके रिस्पेक्ट में, तो मिरर के रिस्पेक्ट में। और कितना आ रहा है, तो -f² / VBM, यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अब है कि हमें चाहिए VIB, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू बुलेट, तो हम VIB को क्या लिख सकते हैं, VI - VB, है ना, जिसको आप यहाँ देख रहे होगा। अब यहाँ पे VI को हम VIM और VB को VBM भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे VIM हम कैलकुलेट कर चुके हैं, VBM ही है। अब चूंकि क्वेश्चंस में कहा गया जस्ट फायर मतलब U0, तो यहाँ पे अगर हम U0 रख दें तो फाइनली हमें मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू बुलेट, कितना आ रहा है, -2 VBM, है ना, VBM का मतलब बुलेट का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू मिरर, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं। यहाँ वैल्यूज रखेंगे तो फाइनली आपको आंसर्स आ जाएगा, क्या आ रहा है, 2 + 1 + m/M * v। यही इस सवाल का जवाब था। नंबर 77 है ये और SHM से इंस्पायर्ड है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बैलेंसिंग पॉइंट यानी कि mg = kx0 कर देंगे, जिससे कि मीन पोजीशन निकल जाए। x0 वो आ रहा है आपका कितना, 0.1 सेंटीमीटर। अब है कि मीन पोजीशन पे मैक्सिमम स्पीड होती है ना SHM में पार्टिकल्स की, तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं, 12 mv0² = mg h + x0। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा v मैक्सिमम, है ना। अच्छा, मैक्सिमम स्पीड किसके बराबर होता है, तो वो a ओमेगा के बराबर होता है। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एम्पलीट्यूड, चूंकि ओमेगा √k/m होता है और k हमें दिया गया है क्वेश्चन में और m भी पता है। तो यहां आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.4 सेंटीमीटर अप्रॉक्स आएगा। अब है कि जब 0.1 सेंटीमीटर कंप्रेस हुआ है तो ओरिजिनल पहले जो फ्री एंड था स्प्रिंग का वो 30 सेंटीमीटर पे था, तो अब कितना हो गया, 30.1 सेंटीमीटर। अब ये ऑसिलेट कर रहा है, एम्पलीट्यूड जो है वो कितना +1 ऊपर जो है -1.4 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, +1.4। तो एक तरह से आपको U1 और U2 मिल गया है ना, एक ऊपर का एंड का और एक नीचे का एंड का। तो अब मिरर फॉर्मूला आपके पास है, वहां से आप V1 और V2 कैलकुलेट कर लीजिए और फाइनली V1 - V2 जब आप निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इमेज का एम्पलीट्यूड यानी कि इमेज का वो लेंथ जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, और वो कितना आ रहा है, अप्रॉक्स 1.2 सेंटीमीटर। तो यही था इस सवाल का। नंबर 78 है ये और कहानी है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, मास इक्वल है, तो हमें पता है कि वेलोसिटी जो है क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। तो फर्स्ट जो पार्ट अगर हम करें r/v टाइम के लिए, तो ब्लॉक B जो है r डिस्टेंस कवर करेगा, तो एक तरह से मिरर के रिस्पेक्ट में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो यहीं पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। और दूसरा जो ब्लॉक है A, उसका डिस्टेंस कितना है, तो 2r, तो मिरर फॉर्मूले से इमेज की जो पोजीशन हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 2r/3, चूंकि लेफ्ट साइड है ना, ऑरिजिन हम माने हैं मिरर को, तो ये -2r/3 हो गया ब्लॉक A के लिए
इमेज की पोजीशन, और ब्लॉक ए का तो आप राइट साइड है तो प्लस आर ही हो गया। दूसरे पार्ट में 3r/v टाइम दिया गया है, तो इसमें आप 2r/v में तो क्या होगा कि ब्लॉक बी टकराएगा और टकराने के बाद वहीं यानी कि ओरिजिन पे रुक जाएगा और मिरर r डिस्टेंस मूव कर जाएगी। तो एक तरह से दोनों यानी कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों ही रेडियस ऑफ कर्वेचर पे है, तो वहीं अपनी पोजीशंस पे क्या करेगा, इमेज फॉर्म करेगा। तो अगर हम ओरिजिन से देखें तो ब्लॉक ए का पोजीशन क्या होगा इमेज का -2r, और इसका जो ब्लॉक बी है उसका पोजीशन क्या हो गया 0। जो थर्ड लास्ट पार्ट है उसमें टाइम क्या दिया गया है 5r/v, तो 4r/v में जो मिरर है वो ब्लॉक ए से टकराएगा और मिरर वहीं रुक जाएगी और ब्लॉक ए जो है r डिस्टेंस मूव कर जाएगा। तो ब्लॉक ए जो है एक तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर पे है, तो यहीं पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो ओरिजिन से देखें तो डिस्टेंस कितना हो गया r, और 2r मतलब 3r, और लेफ्ट साइड है तो क्या कहेंगे -3r। और ब्लॉक बी के लिए अगर हम देखें तो ये 2r डिस्टेंस पे है, तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं इसका जो इमेज की पोजीशन होगी। अगर हम मिरर से देखें तो कितना हो जाएगा 2r/3, लेकिन ओरिजिन की रिस्पेक्ट में देखें तो 2r में 2r/3 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4r/3, और लेफ्ट साइड है तो हम कहेंगे -4r/3। तो यही था इस सवाल का जवाब। 9 लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, और यहाँ पे जो है एक तरह से एनएलएम पे बेस्ड है, मास पुली सिस्टम दिया गया है। तो सबसे पहले तो जो पुली मास सिस्टम है उसका एक्सेलरेशन जो है जो मिरर है उसके रिस्पेक्ट में निकालने तो कितना हो जाएगा ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m इंटू जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव जो है चूंकि लिफ्ट ऊपर की ओर आ रही है तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा g प्लस a डिवाइडेड बाई टोटल मास 2m। तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन जो है कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h जो है कितना वो नीचे गिरा, टाइम दिया गया है 0.04 सेकेंड, तो h आपको हाफ gt स्क्वायर लगा लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आ रहा है 12 सेंटीमीटर। अब चूंकि इनिशियली 42 सेंटीमीटर पे था, 12 सेंटीमीटर नीचे गिर चुका है, तो मिरर के रिस्पेक्ट में अब जो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा 42 - 12 30 सेंटीमीटर। तो एक तरह से u आपको आ गया 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे ही दिया गया है और मिरर फॉर्मूला आपके पास है, तो यहाँ आप रखेंगे तो आपको यहाँ v यानी कि इमेज डिस्टेंस मिल जाएगा, कितना आ रहा है 8.87 सेंटीमीटर। तो यही था इस सवाल का जवाब। थैंक यू।